हाँ जी, गुड इवनिंग। कल भंडारे में जिम क्या है कि नहीं जिम क्या है? गए थे? मेरी तो क्लास की छुट्टी करवा दी आपने। हाँ ना, मैंने क्या कर दी? मेरे को तो मैं आ रहा था, नवीन जी ने कहा कि बच्चे एक बार खाना खाने जा रहे हैं, 2 बार। ये पहली बार में नया बैच है, ये शर्मा शर्मी कर गए, कुछ खा के नहीं आए, इसलिए इनको एक बार और लेके जाऊंगा, फिर वापस लाऊंगा इनको 6:15 तक। तो फिर मैंने कहा यार 6:15 तक वापस आएंगे तब तो मतलब ही क्या हुआ, बात में चिल करने दो आज इनको। फिर 4 जिम तो लिए थे आप, या फिर भी कोई रह गया था? 2-4 लोगों ने शर्मा शर्मी की होगी, कही होंगे कोई बुधवार का व्रत रहा होगा। हाँ? क्या 2 बार खा लिया था? हाँ तो खाना ही होता है तो क्या, एक बार? मैंने तो एक बार ही नहीं खाया कल। अरे कल मेरे जुकाम और बुखार हो रखी थी, और मैं चिकना खा लेंगे तो और चला जाएगा, इसलिए तो मैं तो उधर आया ही नहीं था कल। मैं उधर जाएंगे तो फिर कोई बच्चे ही खिला देंगे और बीमार होंगे। हाँ तो क्या कहां तक पढ़ा दिया था? डूंगर प्रजामंडल लिखा दिया था। चलो लो, थोड़ा सुनाओगे पुराना? बताओ तो, पुन्नावाड़ा घटना कब हुई थी? भाई 1947। कौन से अध्यापक घायल हो गए थे? रास्तापाल घटना कब हुई थी? 1942। एक कौन से अध्यापक शहीद हो गए थे? और एक भील बालिका। कौन से मास्टर को बचाते हुए शहीद हुए थे? सेंगा भाई को। नाना भाई और जो काली भाई, उनकी मूर्तियां कहां लगाई गई? और आदिवासी सॉरी बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता? काली भाई पुरस्कार दिया जाता। कौन सी सभाओं का आयोजन किया था प्रजामंडल ने? प्रयाण सभा। कौन सी? और प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1944। 1 अगस्त को क्यों की? बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि। अच्छा, गौरी शंकर उपाध्याय के समाचार पत्र का नाम बताओ। सेवक। प्रजामंडल के संस्थापकों के नाम बताओ। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर। जो भोगीलाल पांड्या, उनको क्या कहा जाता है? विजयाबेन भावसार ने क्या बनाया था? कौन से प्रजामंडल के तहत? बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापकों के नाम बताओ। मणिशंकर नागर, दुलजी भाई भावसार, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र बताओ। संग्राम कहां से निकलता था? कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक बताओ। भंवरलाल निगम। उनके सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक बताओ। वर्दी शंकर त्रिवेदी। और जो गोकुल भाई भट्ट थे, उनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। प्रजामंडल कहां बनाया गया? बॉम्बे। कहां बनाया गया? किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक बताओ। क्रांति चंद चौथानी और जमान शाह। उसके बाद आपके कोटा प्रजामंडल के संस्थापक बताओ। नैनूराम शर्मा और अभिनय हरि। पहला प्रजामंडल कहां हुआ? सॉरी, पहला अधिवेशन कहां हुआ? मांगरोल। अध्यक्ष कौन थे? दूसरा कहां पर हुआ? और उसके अध्यक्ष कौन थे? अभिनय। करौली प्रजामंडल के संस्थापक बताओ। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह ने क्या चलाया था? किसान आंदोलन कब चलाया था? 1927। भरतपुर वालों ने 2 दिवस मनाए थे, कौन कौन से? जापान दिवस किसके नेतृत्व में? महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह। और ये इंडोनेशिया दिवस बसंत कुमार वर्मा। भरतपुर प्रजामंडल का समाचार पत्र बताओ। वैभव कौन सा था? स्थापना कहां पर हुई थी? रेवाड़ी। कहां पे हुई? और नेता कौन कौन थे, नाम बताओ उनके। जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, किशन लाल। इनमें शेखावाटी किसान आंदोलन में कौन था? अध्यक्ष कौन था? राजस्थान के नेहरू कौन है? हरिनारायण शर्मा। के अन्य संगठनों के नाम बताओ। वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, एस्प्रेसता। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? और उनका पहला अधिवेशन कहां बुलाया गया? अलवर में। कब बुलाया गया? 1944। और उसके अध्यक्ष कौन थे? और प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उससे पहले आप बताओ कौन सा पढ़ रहे थे? धौलपुर, सॉरी शाहपुरा के संस्थापक बताओ। अच्छा, किसकी स्थापना, किसकी प्रेरणा से? और पहली उत्तरदायी सरकार कहां स्थापित की गई? राजा कौन थे? और प्रधानमंत्री कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के मेवाड़ से बाहर केंद्र कहां कहां थे बताओ?
बॉम्बे, जलगांव, नागपुर और अकोला। मेवाड़ के अंदर उदयपुर को छोड़ के सेंटर कौन कौन से? नाथद्वारा में नेता कौन थे? कौन थे? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में हुआ था? उदयपुर में कहां हुआ था? उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और बड़े नेता आए थे, कौन आए थे? शेखर। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं जेल गई थी, नाम बताओ। प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहां बुलाया गया? उदयपुर। कब बुलाया गया? उसके अध्यक्ष कौन थे? उसका उद्घाटन किसने किया? खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? अच्छा, वर्मा जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसकी आलोचना किसने की थी? आपने कौन से अखबार में? सरड़ा किले में नजरबंद कौन किए गए थे? बुरेलाल। सरड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। अच्छा, एक पहले सत्याग्रही कौन थे? वो कहां के थे? वर्मा जी ने कहां पे बैठ के प्रजामंडल चलाया था? वहां बुक कौन सी लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। प्रजामंडल की स्थापना किसके घर पे की गई थी? बलवंत सिंह मेहता। घर का नाम क्या था? प्रजामंडल की स्थापना कौन से अधिवेशन की ठीक बाद की गई थी? प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? और महामंत्री कौन थे? माणिकलाल। धौलपुर के अंदर राजनीतिक चेतना लाने वाले बंदे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। 3 संगठन बने। कब कब बने? 1910। 10 में कौन सा बना? 34 में, 36 में। तीनों में एक बंदा कॉमन है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला। आचार सुधारिणी सभा में कौन थे? नागरी प्रचारिणी में। प्रजामंडल में। कसीमो कांड कब हुआ? कौन कौन 2 शहीद हुए? गंग नहर किसान आंदोलन किस साल हुआ? उसके नेता कौन कौन थे? दरबार सिंह और करतार सिंह। संगठन कौन सा था? पानी पे टैक्स कौन सा होता था? अच्छा, मेघ सिंह आर्य कौन से आंदोलन के नेता थे? कांगड़। कौन से के? हनुमान सिंह आर्य कौन से के नेता थे? कौन से के? दूधवा। जीवन राम जी कौन से के नेता थे? उदरासर। किसके? एक बिना नेता का आंदोलन और बताया था, कौन सा था? अच्छा, जैसे इंदिरा गांधी नहर की कौन सी ब्रांच का नाम बीरबल ब्रांच है? ये बीरबल कहां पे शहीद हुए थे? रायसिंह नगर। कहां पर हुए थे? कब शहीद हुए थे? 1 जुलाई को। इनके नाम पर बीरबल दिवस कब मनाया जाता? 17। कब मनाया जाता? 17 जुलाई को मनाया जाता। बीकानेर दमन विरोधी दिवस कौन से महाराजा खिलाफ हुआ? कौन से महाराजा? अच्छा, बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद किसने बनाई? रघुवर दयाल गोयल। किसने बनाई? प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? कलकत्ता। नेता कौन कौन थे बताओ देखे? वैद्य मग्गाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कब चलाया गया? उसमें कौन कौन गिरफ्तार किए गए? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम। कौन से पर्चे के कारण? कौन से गोलमेज सम्मेलन बांटा गया? किसके खिलाफ बांटा गया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस साल हुआ था? चोरू के धर्म स्तूप पर झंडा कब फहराया गया? किस किसने फहराया? चंदनमल बहड़। चोरू की कांग्रेस कौन सी पार्टी कहलाती है? सर्वहितकारिणी सभा कब बनाई गई? किस किस के द्वारा बनाई गई? और स्वामी गोपाल दास। बच्चियों के लिए कौन सी पाठशाला? दलितों के लिए कौन सी पाठशाला? हाड़ौती प्रजामंडल किसने बनाया? हाजी फैज मोहम्मद। कौन सा आंदोलन चलाया? कौन सा? जयनारायण व्यास ने बॉम्बे से हिंदी में एक अखबार निकाला, अखंड भारत। इंग्लिश में कहां से? हिंदी में ब्यावर से कौन सा? और राजस्थानी में कौन सा? कहां से? जयनारायण व्यास की पुस्तकों के नाम बताओ। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, वाई स्ट्रगल फ्रॉम मार्च। अच्छा, उससे पहले बताओ देखे कि ये जो जयनारायण व्यासन थे, इनको भारत छोड़ो आंदोलन में जब गिरफ्तार किया गया तो व्यास जी को कहां रखा गया? और बाकी नेताओं को? चंडावल घटना कब की है? 28 मार्च 1900। दाबड़ा कांड कब का है? कहां के सामंत ने लाठीचार्ज करवाया? कौन कौन शहीद हुए? कौन एक बड़े नेता घायल हुए?
अच्छा, व्यास जी पे जब रोक लगाएगी तो हटवाई किसने थी? किसको लेटर लिख के? व्यास जी को कराची वाले अधिवेशन में क्या बनाया गया था? वो कराची वाला अधिवेशन कब हुआ था? वो कौन सी पार्टी का अधिवेशन था? अखिल भारतीय देशी राज्य 36 में प्रजामंडल 2 दिवस मना रहा था। कृष्णा दिवस, और कृष्णा दिवस कहां मना रहा था? शिक्षा दिवस कहां मना रहा था? 38 में 2 बड़े नेता यहां पर आके गए थे, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी। 34 में प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? किसकी अध्यक्षता में? अच्छा, मारवाड़ यूथ लीग कब बनाई गई? किसने बनाई थी? अच्छा, जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद थी वो कब बनाई गई थी? 1938 में किसने बनाई थी? ये अधिवेशन कहां करना चाहते थे? कौन कौन गिरफ्तार कर लिए गए? और आनंदराज सुराणा, कहां पे मुकदमा चलाया गया? फिर अधिवेशन पहला कब बुलाया गया? कहां बुलाया गया? उसके अध्यक्ष कौन थे? उसमें 3 बड़े नेता कौन कौन आए थे? मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर। तोल आंदोलन कौन से संगठन ने चलाया था? तोल आंदोलन में एक शेर में कितने तोड़े होते थे? घटाके कितने किए थे? मारवाड़ सेवा संघ कब बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? व्यास जी ने कौन सी पार्टी का पुनर्गठन किया था? हितकारिणी सभा का कब किया था? वो बनी कब थी? बनाई किसने थी? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे? नित्यानंद, कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता ने एक संगठन और बनाया था, एक अखबार निकाला था। कब निकाला था? कहां से निकाला था? कितने दिनों में आता था? खबरें कहां के आया कर? कहां की? राजस्थान के पहले गैर सरकारी मंत्री कौन थे? कौन सी रियासत में कौन सा अखबार निकालते? कब से निकालना शुरू किया? किसकी याद में निकालना शुरू किया? आजादी के बाद उनको क्या बनाया गया था? आरपीसी का। और सबसे कम समय तक रहे थे, सबसे अधिक समय तक रहने वाले थे। आजाद मोर्चा क्यों बनाया गया था? प्रजामंडल से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं, किसके नेतृत्व में? क्या इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था? कौन से आंदोलन में? और नेता कौन कौन थे? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी। बाद में कभी प्रजामंडल वालों से वापस नहीं मिले। कब मिल गए? किसके कहने पे? प्रजामंडल ने कौन सा समझौता किया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट कब किया था? किस किस के बीच में हुआ था? किस किस के? मिर्जा इस्माइल कौन थे? हीरालाल शास्त्री कौन थे? कहा गया जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता, जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की, ब्रिटिश भारत के विद्रोही को प्रजामंडल उसे शरण, प्रजामंडल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, और प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। अच्छा, ये जो आपका प्रजामंडल था, इन पे रोक लगाई गई, तब इन्होंने सत्याग्रह चलाया, तो किसको गिरफ्तार किया गया था? जमनालाल बजाज। पहला अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1938। किसके कहां पे बुलाया गया था? नथमल का। अध्यक्ष कौन थे? महिलाओं को किसने संबोधित किया? कौन से किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे? पुनर्गठन कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मंत्री कौन बनाए गए थे? प्रजामंडल बना कब था? किसने बनाया था? कर्पूर चंद राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहां हुआ? अजमेर में। कब हुआ? उसके अध्यक्ष कौन थे? रामनारायण चौथ। रामनारायण जी ने राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बनाई कब थी? रामनारायण जी कहां कहां के सचिव थे? राजपूताना और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी? कहां बनी? उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जैसलमेर प्रजामंडल। लिखो। क्या हो गया? जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक लिख लो भाई।
मीठालाल व्यास। कौन है संस्थापक बताओ देखिए। बीकानेर प्रजामंडल कहां बनाया गया था? कलकत्ता। सिरोही वाला प्रजामंडल बॉम्बे। भरतपुर वाला प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल बनाया गया था जोधपुर। कहां बनाया गया? लिख लो। प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट जोधपुर। प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट जोधपुर। कहां की गई थी? जोधपुर में की गई थी। या एक नेता थे रघुनाथ सिंह। कौन नेता थे? रघुनाथ सिंह नाम करके नेता थे। उन्होंने एक संगठन और बनाया था, माहेश्वरी नवयुवक मंडल। क्या बना लिया? माहेश्वरी जाति होती है, उनके नवयुवकों को लेके बनाया, इसलिए नाम क्या हो गया? माहेश्वरी नवयुवक मंडल। नीचे लिख लो, रघुनाथ सिंह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रघुनाथ सिंह। नाम याद रखना, आगे वापस पढ़ेंगे रघुनाथ सिंह को। रघुनाथ सिंह का संगठन माहेश्वरी नवयुवक मंडल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रघुनाथ सिंह। माहेश्वरी नवयुवक। इसके बाद अगला प्रजामंडल लिख लो, प्रतापगढ़। संस्थापक लिखो। क्या क्या नाम बोलो देखे? चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बापा। क्या क्या नाम एक बार और बोल दो? अमृतलाल पाएक, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा। कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। ठक्कर बापा आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हुए भाई। अपने जयपुर रियासत में मीणा आंदोलन चला था, पढ़ा था हमने, जनजाति आंदोलन, मीणा आंदोलन। तो उस समय जयपुर के अपने प्रधानमंत्री हुआ करते मिर्जा इस्माइल। कौन थे? वही थे प्रधानमंत्री। तो ठक्कर बापा ने मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखा था मीणा आंदोलन के टाइम जयपुर के। भाई उधर भी देखो यार थोड़ा तो याद रह जाएगा इस बहाने आपके। आदिवासियों के बड़े नेता कौन हुए थे? नेता प्रतापगढ़ के थे, लेकिन जयपुर का भी ध्यान रख ही रहे थे। अलग से लिख लो एक लाइन नीचे। मीणा आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग मीणा मूवमेंट, मीणा आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग मीणा मूवमेंट, ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। ठक्कर बापा रोट ए लेटर टू जयपुर पीएम मिर्जा इस्माइल। ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। ठक्कर बापा रोट ए लेटर टू जयपुर पीएम मिर्जा इस्माइल। ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। रोट ए लेटर टू जयपुर पीएम मिर्जा इस्माइल। बॉक्स बंद कर दो, अलग से बात है ना, जयपुर की बात है तो ठक्कर बापा की, इसलिए हमने यहां पढ़ ली। एक प्रजामंडल बच गया अपना, कौन सा रह गया? झालावाड़। लिखो संस्थापक। मंगीलाल भव्य। कौन है संस्थापक? कौन है? अच्छा, मैं अपने 2-3 दिन से प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, तब से बार बार एक बात कर रहे हैं कि प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन। ऐसा शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक जो भी होगा वो कैसा शासन हो जाएगा? रेस्पॉन्सिबल, है ना। तो झालावाड़ में लास्ट में बना, तो झालावाड़ वाले प्रजामंडल ने भी कहा कि अपना एक ही उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करवा। यहाँ के राजा हुआ करते, उनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? और झालावाड़ के राजा की उपाधि हुआ करती राज राणा। क्या उपाधि थी? राज राणा हरिश्चंद्र। क्या नाम था?
प्रजामंडल वाले गए भाई उनके पास में और उनको जाकर, राजा जी बहुत दिन हो गए भाई सीट पे बैठे हुए, अब आपको उत्तरदायी शासन स्थापित करना पड़ेगा। क्या स्थापित करना पड़ेगा? राजा ने क्या कर देंगे यार, क्या दिक्कत है? सर समझ में नहीं है आपके क्या होता है उत्तरदायी। उत्तरदायी शासन का मतलब है पावर आपके पास, पावर चली जाएगी जनता के पास। आप सीट पे तो बैठे रहोगे, राजा को हटाएंगे नहीं। उत्तरदायी शासन का मतलब ये नहीं राजा हटेगा, राजा सीट पे बैठा रहो, लेकिन राजा जो भी काम करेगा वो किससे पूछ के करेगा? जनता। तो सारी जनता से तो पूछ नहीं सकता, इसलिए जनता के अंदर से कुछ लोगों को क्या बना लो? मंत्री, और उन मंत्रियों से पूछ के शासन करो। राजा ने कहा बना देंगे। क्या बनाना है बताओ? पहले प्रधानमंत्री बनाओ, एक प्रधानमंत्री होना चाहिए और वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, वो बताएगा मंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। ठीक है बना देंगे, और बताओ क्या करना है? क्या सर आपके समझ नहीं है इसका मतलब? सर आपके हाथ में पावर नहीं रहेगी, बाद में सारी पावर किसके पास चली जाएगी? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। राजन का आ गई समझ में, तुम तो बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाना है? पक्का मान गए आप? अरे कहा यार, समझ में आ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके? राजन का मेरे आगे समझ में, पावर मेरे पास नहीं रहेगी, पावर प्रधानमंत्री के पास चली जाएगी और सारे काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तुम तो ये बताओ प्रधानमंत्री बनाए किसको? मैं तो तैयार बैठा हूं पावर छोड़ने के लिए। तो जनता ने प्रजामंडल वालों का साहब सारी बात मानने के लिए तैयार ही हो तो जिसको आप प्रधानमंत्री बनाओगे उसको हम मान ले। पक्का? मैं जिसको बनाऊंगा उसको मान लोगे? हाँ साहब कम मैं हूं। लिखो धोखा हो जाता है भाई साहब के, हालात बदल जाते हैं। लिखो राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राजराणा हरिश्चंद्र, राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राजराणा हरिश्चंद्र। तो आप कभी ऐसे मत कर देना सर जैसे आप करो वैसे कर लो, हाँ मैं खुद ही रख लूंगा कोई चीज होगी वो। राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राजराणा हरिश्चंद्र, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। राजा ने कहा आज से मैं राजा नहीं हूं, आज से मैं प्रधानमंत्री हूं। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। कौन शासन की स्थापना की गई थी? याद रह जाएगी बात है? अब एकदम कोरा कोरा नया नया पन्ना लो, एकदम नए पन्ने पे आओ। हाँ क्या बता देंगे, आगे पढ़ेंगे, क्यों चिंता कर रही है इतनी? देखो प्रजामंडल आंदोलन का महत्व है, हेडिंग डालो प्रजामंडल आंदोलन का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। और ये आपको लिखना है घर पे, रफ कॉपी। यहां पे, यहां तो मैं लिखवाऊंगा ना, 3 पन्ने खाली छोड़ लो। 3 मतलब 1 के दोनों साइड और 1 वैसे। तो आप खुला खुला भी लिखो तो आराम से आ जाएगी, वरना तो आप कंजूस हो, मुझे बताओ तो 1 ही छोड़ देंगे, 100 शब्दों में है लिख लेंगे 1 में, तो 3 खाली छोड़ो। हाँ देख इसका जीव दोहरा हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, राजस्थान का एकीकरण। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। हाँ राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। हम ना जितने टॉपिक पढ़ लिए या जितने टॉपिक पढ़ेंगे, इन सब में कोई टफ टॉपिक था तो वो था प्रजामंडल। कौन सा था? यदि आपको प्रजामंडल याद हो गया ना सबको, तो आप खुद को शाबाशी दे लेना कि शाबाश, अब आगे किसी में भी दिक्कत आने वाली, मतलब ये बोरिंग सा टॉपिक है ना, नाम है तारीखें, नाम है तारीखें, कोई बात नहीं, इधर उधर जुड़ता नहीं, आपस में जुड़ता नहीं। वरना 57 क्रांति जुड़ रही है, ये वाह ये वाह ये, बिजोली आंदोलन है जुड़ रहा है आपने, ये चरण है ये चरण है ये चरण, सबके अंदर बातें जुड़ती है। यहां पर बातें जुड़ती, और जहां बातें जुड़ती नहीं हो ना वहां याद करने में कठिनाई होती भले। वरना देखो बिजोलिया अकेला 3 पन्ने का है पर याद हो जाता, ये हुआ इसके बाद ये हुआ इसके बाद ये हुआ, यहां तो हो गया फिर अगला आ गया, तो फिर अभी अलग नए आदमी आ गए। वरना चल रहा है बिजोलिया ही चल रहा है तो याद कर लेंगे भाई, तो इधर थोड़ा ये याद करने में दिक्कत आती है। तो पहले तो मुझे आता कि दिलीप सर तो जब हमें पढ़ाते तभी टॉपिक ही नहीं पढ़ाते, बोरिंग टॉपिक पढ़ लेना, खुद ही पढ़ लेना।
तो लिख लो रजिस्टर में, खुद पढ़ेंगे। तो हमने रजिस्टर में लिख लिया कि स्वयं पढ़ना है। मैं जब पढ़ाने लगा तो मैंने सर से पूछा कि सर क्या पढ़ाऊं मैं क्लास में जाके। तो सर ने कहा मेरे नोट्स पढ़ा दे। तो ठीक है। तब उसमें मैंने शायद कोई वहां से एंशिएंट मिडिवल वैसे शुरू किया, पहले एंशिएंट पढ़ाई, फिर मिडिवल पढ़ाई, फिर मॉडर्न। आपको तो पहले मॉडर्न पढ़ा दी, उल्टा कर दिया मैंने काम को। वहां पहले एंशिएंट पढ़ा दी, पहले काली बंगाली बाटे बाटे से पढ़ाए उनको, है ना, कहां से कौन सा बाटा मिला क्या मिला। फिर राजा रानी उनके टावर एंड वो पढ़ाए, मध्यकाल पढ़ा। फिर मॉडर्न 57 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये पढ़ा दिए। डेली में सर का नोट्स याद करता, घर पे जाके 4 पन्ने याद करता, फिर मैं अपने को 4 पन्ने कल लिखवाने। तो दूसरे दिन जाके 4 पन्ने लिखवा देता। ज्यादा कभी नहीं लिखवाए मैंने, क्योंकि याद ही नहीं आ गई। तो मैं लिखवाता भी नहीं था ऐसा, पूरा ध्यान रखता, टाइम देखता कि 3 पन्ने हो गए, आधा घंटा पड़ा है, चलो इनको एक कहानी सुना देता हूं। मोटिवेशन तो तुम्हें, मोटिवेशन बच्चे कहते हैं हाँ सर। बच्चों को ये नहीं समझ में आ कि सर को याद नहीं आगे, सर खुद मोटिवेशन ले रहे हैं। अपने भाषा दुकानदारी चल रही, डेली 4 पन्ने याद किए, पढ़ा दिए, 4 पन्ने याद, अपने दिमाग बैठ गया अपने से 4 पन्ने लिखाए जाते, 4 से कम ही रहते, ज्यादा पन्ने होते नहीं, तो 3 ही लिखाए जाते हैं। तो अपने 4 याद करके आते कि कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो चौथे तक चले जाए। कई बार क्या होता, मेरे पास दिलीप सर की क्लास होती और दिलीप सर फोन करवा देते रिसेप्शन पे कि राजवीर को कहना कि आधे घंटे ज्यादा ले ले। मतलब है मैं पढ़ के नहीं आया था, आधे घंटे ज्यादा कहां से ले लूंगा। अब ऐसे करते करते तो फिर मैं एक आधा पेज एक्स्ट्रा याद करके आने लग गया कि यार थोड़ा यूं सेफ साइड लेके चलनी पड़ेगी। अब प्रजामंडल आया तो मैं घर पे गया, घर पे जाते मैं नोट्स खोले, मैं प्रजामंडल याद करना, आगे लिखा होता स्वयं पढ़ना है। खुद पढ़ता था तब पढ़ा ही नहीं मैंने, भाई रे अब मरा दिया। तो फिर 2-3 किताबें खोली, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ के फिर लिखा। लिख के बाद में रूममेट को मैंने सुनाया 2-3 बार कि सुन यार ये सारे नाम मैं तो पहली बार याद कर रहा हूँ जिंदगी के अंदर ही, याद किए। फिर अगले दिन क्लास में जाके मुझे पता था मेरे को याद करने में जोर आ रहा तो टाबरों को भी आएगा। फिर धीरे धीरे लिखवाए, फिर 1-2 बैच में लिखवाए तब तो याद हो गए। तो आप भी जब 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद होंगे। आप सोचो भाई 1 बार पढ़ने से याद हो जाएंगे तो याद तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। 2-1 बार पढ़ोगे फिर तो दिमाग में बैठने लग जाएगा कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है। और राजस्थान का सबसे सिंपल कोई टॉपिक है तो वो कौन सा है? ये तो मुझे लगता है ये बावड़ा टॉपिक ही क्यों है ना। इसमें सब पढ़ाने लायक क्या है? पढ़ाने लायक इसमें कुछ भी। अरे मैं एक बात बताता हूं, जब हम ये बात करते हैं कि हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैं टॉपिक का नाम क्या लिखता हूं? राजस्थान का एकीकरण। अच्छा क्या मतलब है राजस्थान के एकीकरण का? जब किसी से पूछा जाए कि राजस्थान का एकीकरण इसका मतलब क्या हुआ? सारी रियासतों को एक। तो पहले रियासतें क्या थी? पहले क्या थी? अलग अलग हुआ करती थी, पहले सारी अलग अलग थी। अच्छा तो एक करके क्या किया फिर? हाँ एक पूरा राज्य बना दिया। अच्छा तो पहले ये रियासतें एक नहीं थी, तो पहले मतलब कब से शुरू किया एक करना इनको? हाँ 1948। तो देश तो आजाद हो गया था अपना 1947 में। तो फिर 1947 से 1948 तक क्या हुआ इनमें? 5 जुलाई 1947 को एक कर दिया, स्टार्ट हुआ था। पहले क्या था? तो 5 जुलाई 1947 से पहले क्या था? अच्छा अपने पढ़ते हैं कि पहले भारत 2 हुआ करते थे, एक तो ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट। तो अपने किस में आते थे? प्रिंसली स्टेट के अंदर आते। मतलब अपने अंग्रेजों के साथ में लेना देना, अपना भारत के साथ में लेना देना। तो इस भारत में कब आए अपने? एकीकरण के बाद। कब आए एकीकरण के बाद? एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। मतलब 1 नवंबर 1956 तक अपने भारत में नहीं थे। डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली थे। ऐसे सीधे नहीं, ऐसा इधर से घूम के आ जाओ, पीछे वाले गेट से आ जाओ, ऐसे थे। कब मिले अपने भारत में? यार आप राजस्थान के लोग हो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना हम भारत में कब मिले। 30 मार्च। अच्छा 30 मार्च को 4 बड़ी रियासत मिली और बाकी हाँ नहीं मैं तो बता ही दूंगा। अच्छा अगर फीस लिए तूने, बताए हम नहीं बताएंगे। फीस तूने ली, तू बता। सुनो देखो मेरी बात सुनो, भारत 2 थे,
एक था प्रिंसली स्टेट और दूसरा कौन सा हुआ करता, कौन सा हुआ करता, ब्रिटिश। साइमन कमीशन आया था इंडिया, नाम सुना है साइमन कमीशन? साइमन कमीशन बनता है 1927। कब बनता है? 1928 में इंडिया आता। कब इंडिया था? 1900। साइमन कमीशन ने यह कहा था कि भारत दो होने नीचे एक हो, ये अंग्रेजों वाला भारत और राजाओं का भारत, इसको खत्म किया जाए और पूरे को एक ही बना लिया जाए। अखिल भारतीय संघ बनाओ। क्या बनाओ? ऑल इंडियन फेडरेशन, पूरा फेडरेशन बना दो ऑल इंडिया का, राजाओं वाला भारत रही इसमें एक कर दो। कैसे क्या करना है ये सोच लो, पर करो एक, इनको अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा अंग्रेज कब कर रहे थे? 1928। कब कर रहे थे? 1928। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बुलाए गए गोलमेज सम्मेलन। क्या बुलाए गए? भाई भारत को एक करना है, एक करना तो बैठ के मीटिंग तो करें। तो मीटिंग करने के लिए 3 मीटिंग की गई, उन 3 मीटिंग को अपने बोलते हैं गोलमेज सम। 1930, 1931, 1900, और एक मोटा मोटा आउटलाइन तैयार कर लिया कि हम भारत को एक करेंगे। भारत क्या करेंगे? जिसमें अंग्रेजों वाला भारत भी आएगा, राजाओं वाला भारत भी आए। और इस मीटिंग के आधार पर अंग्रेज एक्ट लेके आए 1935 में। कब लेके आए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा लेके आए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। क्या बोलते हैं? 1935। और उसमें लाइन लिखी, अंग्रेजों वाले भारत तथा राजाओं वाले भारत को मिलाकर एक फेडरेशन बनाया जाएगा। क्या लाइन लिखी? अंग्रेजों वाले भारत तथा राजाओं वाले भारत को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? संघ का मतलब मिलाएंगे, फेडरेशन बनाएंगे, संघ बनाएंगे। अच्छा कैसे बनाओगे, कैसे मिलाओगे इसको? कहा अंग्रेजों ने कहा भाई हम बनाना चाहते हैं तो हमारे वाला तो तैयार ही, हमारे वाला तो पूरा मिल ही जाएगा, पर राजाओं से भाई हम जबरदस्ती नहीं करें। जिसका प्लॉट है उससे पूछेंगे तू प्लॉट को हमें मिलाना चाहता है, हमें मिलाना नहीं चाहता। अच्छा तो कहा भाई भारत में तो ले देंगे 500 रियासत है। कितनी रियासत है? 500 रियासत है। तो हो सकता है 5 राजा कदे मिलेंगे, बाकी कदे नहीं मिलेंगे, है ना? या 495 तो कदे मिलेंगे और 5 कदे नहीं मिलेंगे। तो किसको मानोगे, किसको नहीं मानोगे? तो कहा आधे राजा ने कह दिया ना मिलेंगे तो बना देंगे, आधे राजा भी हमारे में मिल गए तो हम अखिल भारतीय संघ मिला। आधे पड़े रहेंगे उनका बाद में देखेंगे, पर आधे आने जरूरी है। आधे भी नहीं आए कि 5 ने आका हमें मिला तो नहीं मिलाएंगे। वैसे कम से कम कितने आने चाहिए भाई? यही बात होगी। अपने कोई बैठ के मीटिंग करे, अपने कहे भाई क्लास का टाइम चेंज करना है, बैच सुबह कर लेंगे क्या? तो मैं कहूं भाई आप में से आधे कर देंगे तो बैच का टाइम सुबह हो जाएगा, आधे नहीं कहेंगे तो बैच का टाइम सुबह है। या सर संडे को क्लास लगाएं क्या? तो मैं कहूं भाई आधे लोग कम से कम सहमत होने चाहिए तो मैं संडे को आगे पढ़ाऊंगा, वरना संडे को आके नहीं भाई। आप में से 10 खड़े हो जाए, हाँ सर संडे को पढ़ाना, हम तो कोई काम नहीं करते, इधर ही आगे बैठ जाएंगे, तो मैं कहूंगा नहीं भाई 10 लोगों के लिए तो नहीं आऊंगा, फिर बाकी लोगों को मैं कब पढ़ाऊं? यही होना चाहिए। तो कहा भाई आधे राजा तैयार हो गए तो हम बना देंगे, वरना नहीं बने। पर आधे राजा तैयार हुए नहीं, आधे राजा तैयार। इसलिए 1935 में कहा था कि फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन फेडरेशन बना। पर अंग्रेज कब बनाना शुरू कर दे, मतलब उनके दिमाग में कब आ गया था? साइमन कमीशन। कब आ गया था? साइमन कमीशन से अंग्रेजों के दिमाग में था कि भारत एक होना चाहिए। भारत क्या होना चाहिए? कब से? 1927। साइमन कमीशन कब बना? 1900। मेरे कभी नहीं समझ में आता कि अपनी किताब में कोई कैसे लिख सकता कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करोगी थी। रिटर्न है 27 में, रिटर्न लिख के दिया उन्होंने कि भारत में संघ बनाएंगे, राजाओं वाले भारत को मिला के और अंग्रेजों वाले भारत को मिला के क्या किया जाएगा? एक किया जाएगा। अब आ गया ये 35 वाला एक्ट। राजा तैयार हुए नहीं तो अंग्रेजों ने फिर कहा कोई बात नहीं हम तैयार करेंगे, राजी करेंगे, राजाओं से बातचीत करेंगे, पर बनाएंगे भाई सब एक करेंगे। देखो एक करे बिना पार नहीं पड़ेगी। राजा अलग पड़े, छोटी छोटी रियासत है, किसी की जनसंख्या 20,000, इनकम है तुम्हारी 80,000, भूख मर रहे हो, युगांडा रवांडा जैसी स्थिति है तुम्हारी, क्या करोगे? इससे अच्छा भारत के अंदर मिल जाओ, हम एक करेंगे। पर अंग्रेज एक करते इससे पहले शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू हो गया? तो अंग्रेजों ने उस मामले को होल्ड किया और कहा आप जो कुछ भी करेंगे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद करेंगे। जो कुछ भी करेंगे वो कब करेंगे? करेंगे वही, संघ बनाएंगे, लेकिन संघ बनेगा कब? अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के। वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की स्थिति खराब होने लगी। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने भयंकर मारा अंग्रेजों को। हिटलर ने उधर से बम लंदन में धुआं कर दिया चारों तरफ, एकदम बम डाल के। इसलिए अंग्रेजों की समझ आ गई कि अब अपनी पार तो पड़नी, जीत भी जाएंगे ना तो इतने कमजोर हो जाएंगे कि अपना देश भी नहीं संभलेगा, तो इन भारत को और संभालेंगे कैसे? इसलिए अंग्रेजों ने 1940 में कहना शुरू कर दिया कि भारत को आजाद करेंगे। भारत को क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेट। भारत को क्या बना देंगे हम? भारत को 1940 में उन्होंने कहा हम भारत को क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब आजाद है, कोई मतलब नहीं, आप तो यूं समझ लो शब्द पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब भारत को क्या कर दिया जाएगा? हम भारत को आजाद। ऐसा उन्होंने कब कह दिया? 1940।
1942 में वापस क्रिप्स आया और क्रिप्स ने 1942 में आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे तुम्हारे खिलाफ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स समझाने के लिए यार, क्रिप्स ने कहा दिमाग खराब, क्यों करना है आंदोलन, कि भारत को आजाद करो। तो कह तो दिया यार कि जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद। और कान खोल के सुन लो, तुम आंदोलन कर लो, बोले माथा पटक लो, जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होगा नहीं करेंगे। तुम अभी हम तुम्हें आजाद करके चले जाएं, उधर से जापान मार देगा तुमको, इसलिए जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होता हमारी गारंटी है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, जापान को तुम्हारे देश में फटकने भी नहीं देंगे। वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम चुपचाप छोड़ के चले जाएंगे। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 45। कब खत्म हो गया? अंग्रेजों का छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। पर आओ भाई इंडिया वालों, सारे आओ और सारे आके बताओ कि हम छोड़ के जाएं तो किसको सौंप के जाएं, कैसा इंडिया बना के जाएं। तो कांग्रेस ने तो कहा एक भारत बनाओ। क्या बनाओ? जिन्ना ने कहा भारत कर दो, दो हिंदुओं का हो जाए हिंदुस्तान और मुसलमानों का हो जाए पाकिस्तान। कम्युनिस्टों ने कहा कि 17 कर दो। कम्युनिस्टों ने कहा भारत के कितने टुकड़े कर दो? तो टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी गैंग है, ये पहले ऐसी बातें किया करती थी। इसने कहा कितने टुकड़े किए जाए। अब अंग्रेज डफा चूक, अब अंग्रेजों के नहीं समझ में आया कि एक बनाए, दो बनाए। अच्छा पहले यह था कि एक बनाएंगे तो राजा सारे एक में आ जाएंगे। अब 1 2 17 में राजा किधर जाएंगे? तो राजा डाफा चूक, राजाओं के नहीं समझ में आ रहा कि अपने भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे या 17 में जाए। फाइनली माउंट बेटन आया। 47 में कौन आया? फरवरी में माउंट बेटन आया। माउंट बेटन ने बिठा के समझाया इनको। उसने कहा चुपचाप मान जाओ, जो करना है फटाफट यहां पे बैठ के मेरे सामने करो, वरना इतने टुकड़े करूंगा तुम्हारे, इतने टुकड़े करूंगा तुम्हारे, समझ में नहीं आएगा, छेदी सिंह बना के रख दूंगा मैं तुम। उन्होंने कहा 100 कर दूंगा मैं तुम्हारे, 100 200 से भी ज्यादा टुकड़े हुए थे, छोटे छोटे देश बना के चला जाऊंगा। तो अपने वाले फटाफट माने, अपने वालों का दो 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 बना दो, दो दो कर दो। इसलिए तय हो गया कि एक भारत बनेगा, एक क्या बनेगा। जैसे ही पहले बात थी एक होगा तब तो सारे राजा एक में आ जाएंगे, जब 2 होगा तब तो राजा इधर भी हो सकते हैं और आप भारत में भी जा सकते हो और पाकिस्तान। मेरे पास एक प्लॉट है, उसके 2 ग्राहक है, मैं मेरी मर्जी उसको बेचूं। यदि ग्राहक एक ही उसका तो उसको देना ही पड़ेगा, मुझे बेचना ही है। ग्राहक एक है तब तो उसको देना ही पड़ेगा, पर ग्राहक 2 है तो मैं बार्गेनिंग करूंगा। ऐसा कितने रुपए दोगे, तुम इतने रुपए दो, कैश में दोगे, चेक में दोगे, पेमेंट कैसे करोगे, सब पूछूंगा। कितने दिन में दोगे, किस्तों में नहीं लूंगा, एक साथ लूंगा, टाइम नहीं दूंगा, सारी बातें होगी। पर यदि ग्राहक एक है तो मेरे पास जो ज्यादा कोई भी चॉइस बचती नहीं है, मेरे लगा हुआ है, मुझे बेचना ही है, बेचना है तो मुझे उस एक ग्राहक को जैसे देना होगा। तो पहले भारत एक ग्राहक था, तब तो राजाओं ने कहा भाई ठीक है जाना ही, उधर जाना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। अंग्रेजों ने कहा था जाओ, अंग्रेजों ने संध्या जी जैसे अंग्रेज करे थे वो सब करना था। लेकिन अब 2 है तो बाद में अंग्रेजों के समझ नहीं है अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो अंग्रेजों ने बाद में कहा भाई देख लेना, तुम्हारे हिसाब से देख लो, तुम इधर आओ तो इधर आ जाओ, तुम उधर आओ तो उधर चल। कहा ठीक है। अब राजाओं ने दोनों तरफ बात करनी शुरू की। कोई राजा इधर भारत से बात कर रहा है, कोई राजा किससे बात कर रहा है, पाकिस्तान। अपने भारत में गृह मंत्री हुआ करते वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन? तो वल्लभ भाई पटेल। अच्छा अंग्रेजों ने भारत में सरकार बना दी थी 1946। भारत में सरकार कब बन गई? जवाहरलाल नेहरू 1946 में प्रधानमंत्री बन गए थे। कब बन गए थे प्रधानमंत्री? 1946 में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था उन्होंने। नेहरू जी आप जानो, आपका काम जाने, आप संभालो, हम बैठे हैं, हम बस ये तुम्हारी लड़ाई सुलझा दें थोड़ी 1-2 वाली, उसके बाद चले जाएंगे। 46 में नेहरू जी पीएम है अपने देश के, नेहरू जी पीएम है, वल्लभ भाई पटेल उसके क्या है, गृह मंत्री। तो नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सरकार तो अपनी है, अब अपनी सरकार में इन राजाओं को मना के अपनी तरफ लाएं, इनको उधर क्यों जाने दे। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप इनको अपनी तरफ लेके आओ। और वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजाओं से बातचीत करनी शुरू की, भाई पाकिस्तान में मत जाओ, तुम किधर आ जाओ, भारत। बातचीत करते वल्लभ भाई पटेल, डॉक्यूमेंट तैयार करते वीके मेनन। कौन करते? वीपी मेनन। कौन करते? वीपी मेनन। केरल कैडर के आईएएस हुआ करते वीपी मेनन। वो तो सारे कागज जैसे ही राजा ने कहा ठीक है ओके, वल्लभ भाई पटेल भारत में मिलने के लिए तैयार हो, ला कागज ला। वीपी मेनन कागज लाते, वो उनसे क्या करवाते, साइन। तो आईएएस वाली भूमिका तो कौन निभा रहे थे? वीपी मेनन। और मंत्री जी वाली भूमिका कौन निभा रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अपने राजस्थान, ये तो पूरे भारत की स्थिति है। और वल्लभ भाई पटेल ने यह काम शुरू कर दिया 5 जुलाई 1947। कब काम शुरू कर दिया? बस जब 46 में तो गवर्नमेंट ही बनी हुई है, तो 5 जुलाई 1947 को एक डिपार्टमेंट बना लिया हमने। डिपार्टमेंट का नाम था रियासती विभाग। कौन सा था? रियासतों के लिए विभाग बनाया, इसलिए नाम क्या रख दिया? प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट। प्रिंसली स्टेट का डिपार्टमेंट है, एक के पास जाके हाँ भाई लो बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। अपने वालों को शुरू किया 7 अगस्त से। कब से शुरू किया? 5 जुलाई से बनाया था। अपने वालों से बातचीत कब शुरू की? 7 अगस्त। अपने 7 अगस्त को सबसे पहले बातचीत की गई बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह।
किसे की गई? बीकानेर राजा। अच्छा, उन्होंने क्या कि शार्दुल सिंह खुद ही चले गए उनके पास बात करने के लिए, कि जब यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे, एक बनेगा भारत और एक क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा, तो बंटवारा होगा, बंटवारा होगा तो पंजाब का बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा? दो बंटवारे होंगे, एक होगा बंगाल, एक होगा पंजाब। आधा पंजाब इंडिया को, आधा पंजाब पाकिस्तान को, आधा बंगाल इंडिया को, आधा बंगाल पाकिस्तान। जब पंजाब का बंटवारा कर रहे थे तो पंजाब में एक जगह पड़ती है फिरोजपुर। कौन सी जगह? फिरोजपुर जा रही है पाकिस्तान में। फिरोजपुर कहां जा रही थी? फिरोजपुर से एक नहर निकल के आती है, गंग नहर। कौन सी नहर निकल के आती है? गंग नहर का पानी आता है बीकानेर, बीकानेर स्टेट में आता है। यदि फिरोजपुर चला जाता है पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान पानी बंद करेगा, और पानी बंद करके बीकानेर वालों को कहेगा कि पानी चाहिए तो पाकिस्तान में आओ, और यदि नहीं गए तो भूख मर जाएंगे। तो शार्दुल सिंह गए माउंटबेटन के पास। किसके पास गए भाई? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? माउंटबेटन। और माउंटबेटन को जाकर कि माउंटबेटन मरवा दोगे अंकल, और ये फिरोजपुर उधर जा रहा है। माउंटबेटन और शार्दुल सिंह के पिताजी गंगा सिंह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा में साथ में लड़े हुए थे। तो माउंटबेटन का भतीज बैठ करते हैं बातचीत, बता क्या करना है? तो कहा फिरोजपुर अंकल उधर जा रहा है, और फिरोजपुर उधर चला गया यदि तो पाकिस्तान हमें पानी नहीं देगा। तो तुम क्या चाहते हो? कि फिरोजपुर इधर रहना चाहिए इंडिया की साइड में, तो इंडिया से कम पानी तो आता रहेगा इधर। तो माउंटबेटन ने कहा फिर इंडिया वाले कहेंगे कि तुम्हें बीकानेर का विलय इंडिया में करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तैयार हूं। तो शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को साइन किए। कब साइन किए? भारत में विलय के लिए साइन कर दिए। तो राजस्थान की पहली रियासत जो भारत में विलय के लिए साइन कर रही कौन सी है? तो भारत राजस्थान में प्रक्रिया शुरू हो गई। तो वल्लभ भाई पटेल का ध्यान गया था, राजस्थान वाली रियासतें आ गई, बीकानेर तो आ ही गया। अब बाकियों से बात की, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को लास्ट साइन हो गए धौलपुर। लास्ट साइन किसके हुए? धौलपुर में राजा हुआ करते उदयभान सिंह। क्या नाम था? वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी। वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी थे उदयभान सिंह जी, वो वहां के क्या हुआ करते? राजा। और उदयभान सिंह जी ने सबसे लास्ट दिन साइन किए 14 को। कब साइन किए? अच्छा, उदयभान सिंह जी जिन्ना के चक्कर में फंस गए। जिन्ना ने कहा कि तुम पाकिस्तान में आ जाओ, तुम किधर आ जाओ? तो उदयभान सिंह जी ने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने समझाया कि उदयभान सिंह धौलपुर पड़ा है यहां, फिर पूरा राजस्थान, फिर यहां पाकिस्तान, तो टपक आगे जाएगा? कैसे जाएगा? कोई रास्ता तो होना चाहिए ना जाने का। जाऊंगा पाकिस्तान जाऊंगा। तो बाद में इनके समझ में आ गए भाई पाकिस्तान में तो जा नहीं सकते। तो सबसे लास्ट में साइन किसने किए? धौलपुर। सबसे पहले साइन किसने किए? बीकानेर। बीकानेर ने कब किए? 7 अगस्त। धौलपुर ने कब किए? बीकानेर ने कब किए? 7 अगस्त। और धौलपुर ने कब किए? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त। कब हुआ? इसका मतलब भारत की आजादी से पहले हम भारत का हिस्सा थे। भारत की आजादी से पहले हम भारत का। तो आज के बाद कोई पूछे कि राजस्थान को भारत में कब मिलाया गया, तो कहना आजादी से पहले। हम एहसान फरामोश कर्तघन वफा लोग नहीं, हम वफादार हैं। हम इस भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार थे। इसलिए वो हम ही थे जो बॉर्डर पर होने के बावजूद सारे आजादी से पहले भारत में मिल गए थे। बाकी जो जो बॉर्डर पे थे उन्होंने खटके किए। हम कोई कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद थोड़ी है जिन्होंने ये कहा कि हम भारत के अंदर शामिल नहीं होंगे। हमने कहा कि नहीं साहब, इस भारत की रक्षा हमने की थी कभी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा कर लिया था। अरब के लोग थे, सिंध पे कब्जा कर गए थे। अब वो पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते हैं। अगले 480 सालों तक वो भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे, दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए थे। 7वीं क्लास की बुक में एक चैप्टर है, तो वो चैप्टर शुरू होता है कि 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया तथा भारत में अरब शासन की शुरुआत होती। अब अरब आक्रमणकारी दिल्ली तक आना चाहते हैं, लेकिन वो अगले 500 सालों तक दिल्ली पर नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका मुकाबला करने के लिए राजस्थान तैयार था। 480 साल लड़े हम। एक लड़ाई हारे, तराइन। कौन सी लड़ाई हारे? तराइन हारे थे। तराइन का दूसरा युद्ध हारे, और उसके बाद तुर्क सीधे सीधे कहां पहुंच गए? दिल्ली। जब तक हम नहीं हारे थे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी जाए। मैं कई बार सोचता हूं कि एक तराइन हारे और सीधा दिल्ली पहुंच गए, तो बीच वालों ने तो किसी ने रोका ही नहीं। हमारे अलावा तो कोई रोकने वाला था ही नहीं। तो इस भारत की एकता, अखंडता के लिए हमने 500 साल लगाए थे। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे कभी कि हम ये कहें कि हम भारत के अंदर शामिल नहीं होंगे। हमारे तमाम राजाओं ने 7 दिन में साइन कर दिए। 7 अगस्त से शुरू हुआ, और कब आगे बात सुन, हमने लोगों सब फटाफट। भारत से अलग जाने का तो मतलब ही नहीं है, ये सोचता ही कौन है कि भारत से अलग जाएंगे। तो सबने फटाफट फटाफट साइन कर दिए थे। तो 14 अगस्त को अपना भारत के अंदर क्या हो गया? विलय। जब भारत में विलय कर लिया तो हमने वल्लभ भाई पटेल से पूछा, भारत में मिला के क्या करोगे?
जब मिल जाएंगे तब हमारी कंडीशन क्या होगी, भारत में आने के बाद हमें राज्य बनाओगे, हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाओगे, हमें अलग रखोगे, रियासत ही रखोगे, क्या करोगे? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई सुन लो, सिंपल सी बात है, वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, पॉपुलेशन कितनी हो, मोर देन 10 लाख, और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। इनकम कितनी हो, जनसंख्या तो इनकम, उनको तो राज्य बनाएंगे, उनको तो क्या बनाएंगे? जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम उनकी 1 करोड़ से ज्यादा, मेवाड़ एक राज्य होगा, अलग से राज्य होगा। जैसे गुजरात राज्य, जैसे महाराष्ट्र, वैसे राज्य क्या हो जाएगा? पर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से कम है, उनको हम अलग नहीं रखेंगे। तो उनका क्या करोगे कि उनको छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक राज्य बना देंगे। बड़ी रियासतों का तो खुद की रियासत को ही किस में बना देंगे? राज्य। छोटी रियासतें, उन रियासतों को मिला क्या बना देंगे? राज्य। या तो रियासतों को मिला क्या बना देंगे? राज्य। या पहले से जो हमारे राज्य उसमें मिला देंगे। जैसे अंग्रेजों के टाइम में राज्य तो थे ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तो जो छोटी छोटी रियासतें उनको किसी, जैसे यूपी में मिला दिया, किसी को एमपी में मिला दिया, या किसी केंद्र शासित प्रदेश में मिला दें। कोई केंद्र शासित प्रदेश पड़ा तो यूनियन टेरिटरी के अंदर मिला दें। बड़ी रियासतों को राज्य बना दिया जाएगा, छोटी रियासतों को किसी ना किसी के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। या तो उनको खुद को ही मिला के राज्य बना देंगे, या पहले वाले किसी राज्य में मिला देंगे, या पहले वाले किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर मिला देंगे। जो हम पढ़ रहे हैं एकीकरण, ये वही है। एकीकरण का मतलब विलय नहीं है। एकीकरण का मतलब विलय तो 14 अगस्त 1947 को हमारा हो गया था। विलय के बाद राजस्थान में कंडीशन क्या थी अपनी, वो ये है। तो राजस्थान में अपनी कंडीशन धीरे धीरे बनी। पहले किसी को मिलाया, फिर किसी को मिलाया, फिर किसी को मिलाया, फाइनली आज जो अपने रूप देखते हैं ये आया 1 नवंबर 1956। कब आया? तो ये प्रक्रिया 1948 के आसपास वो शुरू करते हैं और 1 नवंबर 1956 पे ले जाके क्या करते हैं? समाप्त। लगभग 8 साल का टाइम है जब राजस्थान आज के फॉर्म में आया था, जैसा आज दिखाई देता है इस फॉर्म के अंदर है। आई बात समझ में? तो आज के बाद कोई पूछे कि राजस्थान के एकीकरण का मतलब क्या है, तो कहना भारत में राज्य कैसे बना, ये इसका मतलब है, न कि भारत में शामिल कैसे हुआ। शामिल तो थे हम आजादी से पहले, मतलब भारत का झंडा भारत में 15 अगस्त को फहराया गया, उस दिन हम सब ने फहरा लिया था, उस दिन हम सब भारत के अंदर शामिल थे। आई बात समझ? अच्छा, कितने लोग थे हम जो ये शामिल हुए थे? तो हम कहते हैं हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी कि 19 बड़े बड़े राजा थे। कितने राजा थे? तो 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? मैंने बीच बीच में आपको कई बार बताया कि हर रियासत में खूब सारे होते ठिकाने। हर रियासत में क्या होते? जिनमें सामंत फ्यूडल लॉर्ड बैठते, उनको क्या बोला करते? ठिकाने। आप ये मान लीजिए कि राज्य, जैसे आज राजस्थान में जिले, उस समय क्या हुआ करते? जिले को क्या बोल दो आप? तो ठिकाना बोल दो, तो ठिकाने हुआ करते। आज जैसे जिले में बैठता है कलेक्टर, वैसे ठिकाने में बैठा करता साहब। समझ गए ना भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोई ना कोई तो होगा। आज ये है, पहले वो था। तो 19 तो बड़े बड़े राजा थे। 3 ऐसे ठिकाने थे जिनको उनकी रियासतों से अंग्रेजों ने अलग कर दिया था। जैसे बांसवाड़ा से अंग्रेजों ने एक ठिकाना अलग कर दिया था कुशलगढ़, टोंक से एक ठिकाना अलग कर दिया था लावा, अलवर से एक ठिकाना अलग कर दिया था। ये यूं था, आप इस बात को यूं मान लो कि जैसे अपना एक पूरी रियासत है और अपने में एक राजा है और बाकी सब अपने उसकी क्या है? ठिकाने। और अपने में से कोई एक अपने से बने नहीं, उसकी बननी बंद हो जाए और अपने उसके अलग हो जाए। डेल डेली क्या लड़ाइयां करता, हमसे अलग रहे, आज के बाद तेरा हमसे कोई भी लेना देना, और अंग्रेज उसको सपोर्ट करके अलग कर दिया करते। तो राजा तो है नहीं, है तो एक ठिकाना, छोटा सा ठिकाना ही अलग हुआ, तो उनको रियासत तो बोलते नहीं थे, उनको फिर भी क्या बोलते थे? ठिकाने। तो 3 ठिकाने थे जो आजाद थे। कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा, नीमरण। कौन कौन से? एक जगह पहले से अंग्रेजों के पास थी, अजमेर। कौन सी थी? और ये अजमेर नहीं, जोधपुर की तरफ पूरा उधर तक जाता, तो ये बीच वाला मेरों का बेल्ट था, इसलिए मेरवाड़ा। कौन सा? तो अजमेर और ब्यावर वाला इलाका, तो ब्यावर को बोलते मेरवाड़ा, तो इस पूरे इलाके को बोलते अजमेर मेरवाड़ा। क्या बोलते? अंग्रेजों के टाइम ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता। क्या हुआ करता? ज्यादा बड़ा तो था नहीं, तो अंग्रेजों ने राज्य तो बनाया नहीं, तो अंग्रेज इसको क्या बना के रखते थे? केंद्र। अच्छा, आज जिनको अपने केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं ना, पहले इनको ये नहीं बोलते थे, पहले इनको बोला करते चीफ कमिश्नरी। क्या बोलते? क्योंकि इनमें अंग्रेज बिठाते चीफ कमिश्नर। क्या बैठता? तो जहां चीफ कमिश्नर बैठता उसको क्या बोल देंगे? चीफ। तो राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी थी। कौन सी? अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमरण, और 19 रियासतें थी। आई बात समझे? 19, 3, 22, 1, 23। इन 23 आइटम को मिला के राजस्थान बनाया। आई बात समझे कि आज के राजस्थान में कितने आइटम है? लिखो देखो, आजादी के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, समझ में तो आई ना आपकी मोटी मोटी बातें? आजादी के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राजस्थान में 19 रियासतें
देयर वर 19 प्रिंसली स्टेट्स। राजस्थान में 19 रियासत है, 3 ठिकाने, 3 चीफ शिप बोलते भाई इनको इंग्लिश में। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 चीफ शिप्स तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था एंड 1 चीफ कमिश्नरी, तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था एंड 1 चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नर बैठता इसलिए उसको क्या बोला करते थे? चीफ कमिश्नरी। आजाद, हाँ, मुसलमान ज्यादा वहीं थे, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उनको अलग अलग करना था। अब है कौन है? रुक जा, अरे पहले एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, तुम बीच में पंचायती करने लग जाते हो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफ शिप्स एंड 1 चीफ कमिश्नरी इन राजस्थान। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं इनके नाम लिख रहा हूं, एक बार ये उतार लो फिर अपने बात करते हैं। पहले को 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 चीफ शिप्स, खुद नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, इसी ऑर्डर में लिखना ताकि आगे थोड़ा याद रहेगा आपने। नीमराणा को अलग किया था अलवर से, कुशलगढ़ को अलग किया था बांसवाड़ा से, लावा को अलग किया था टोंक से। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। वन चीफ कमिश्नरी लिख लेना भाई। उतार लिए? तो 19 तो क्या थी? रियासत। रियासतें तो अलग अलग अभी पढ़ लेंगे, 19 नाम एक साथ क्यों लिखें, धीरे धीरे पढ़ लेंगे अपने। 3 ठिकाने थे, तीनों नाम एक साथ याद कर लो। कौन कौन से? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। 1 केंद्र शासित प्रदेश है, चीफ कमिश्नरी। इसका मतलब ये पहले से अंग्रेजों के पास में और बाकी वाले राजाओं के सामंतों के पास में। अब बता क्या सवाल है तेरा कि पंजाब और बंगाल को अलग क्यों किया? जिन्ना की एक पार्टी थी उसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था? मुस्लिम लीग का ये कहना था कि मुसलमानों के लिए अलग से देश दो। किसके लिए अलग से देश दो? मुसलमानों के। तो जहां जहां मुसलमान ज्यादा है उनका एक देश बना दो, पाकिस्तान। मुसलमान 2 राज्यों में ज्यादा थे, पंजाब और बंगाल। कहां का ज्यादा थे? बेसिकली बड़े बड़े तौर पर ज्यादातर या तो पंजाब में थे या कहां पे थे? बड़ी जनसंख्या यहां पर थी, इसलिए कहा गया कि पंजाब के जो मुसलमान है उनको उधर वाला पंजाब दे दिया जाए और जो हिंदू है इनको इधर वाला पंजाब दे दिया जाए। हिंदू तो हिंदू और सिखों को हिंदू माना जाता है, सिख हिंदू है, सिख क्या है? हिंदू। और तो ये तो और बहुत बुरी सी बात है। हुआ यह था कि अंग्रेजों के आने के बाद पंजाब में बहुत विकास करवाया गया। अंग्रेजों ने पंजाब में बहुत विकास करवाया, नहरें बनाई, यहां पे खेती शुरू करवाई, यहां पे नदियों से नहरें बना बना के लाए। तो कहा कि खेती करेगा कौन? तो ये खेती करने के लिए सिख बड़ी इस मामले में जीवटता वाली कौम है। सिखों से कोई काम करवा लो, मतलब आप सेना के अंदर देखोगे सिखों को देख लोगे, आप बिजनेस के अंदर सिखों को देख लोगे, आप खेती के अंदर सिखों को देख लोगे। हम बीच में एक दूसरी बात, 1840 के आसपास अंग्रेजों की रानी कनाडा गई। कहां गई अंग्रेजों की रानी? ब्रिटिश क्वीन कनाडा की यात्रा पर गई। अपने अंग्रेजों का अधीन हुआ करते थे, तो अपनी एक आर्मी की टुकड़ी रानी की सुरक्षा के लिए गई। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी थी, वो रानी की सुरक्षा के लिए कहां पर गई? कनाडा गई। उस टुकड़ी में एक सरदार जी थे। सरदार जी टुकड़ी के साथ वापस आए नहीं, वहीं बस गए, कनाडा रह गए, वहां पे खेती करनी शुरू कर दी। 1840 में गए। कब गए? और अगले 40 साल लगेंगे नहीं, कनाडा सिख राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अगले 40 साल में कनाडा क्या घोषित हो जाएगा? इतने सिख हो गए। 1800 अभी तक हुए नहीं है 200 साल, 2040 में जाके उनको क्या होंगे? 200 साल। पर एक सरदार जी गए, सरदार जी ने जाके, अब उधर क्या कनाडा में जमीन तो पड़ी ज्यादा, काम करने वाले लोग कम, अपने वाली जनता से काम कुछ ही करवा लो। और सरदार जी ने अपने 4 भतीजों को मैसेज दिया, आ जाओ इतने। तो वहां चले गए, वहां जाकर काम करना शुरू किया। फिर कोई कुछ ही काम लग गया, कोई कुछ ही काम लग गया। अब तो कनाडा का रक्षा मंत्री सरदार है। कनाडा का रक्षा मंत्री कौन है?
तो थोड़े दिन में बनेगा कनाडा में राष्ट्रपति, सरदार बनेंगे और बाद में घोषित किया जाएगा कि कनाडा एक सिख राष्ट्र है। कनाडा का दूसरों से कोई भी लेना देना, तो सिख जीवटता वाली कौम है जी, जहां भेजो वहां काम कर लेते हैं। तो उधर उधर पाकिस्तान वाला जो पंजाब था उस साइड में सिख थे। पाकिस्तान वाली पंजाब साइड में कौन थे? सिख ही सिख थे भाई। एक पूरा पंजाब है, पंजाब एक हिस्सा मान लो लाहौर साइड वाला हिस्सा मान लो, एक अमृतसर वाला अपना हिस्सा मान लो, है ना, दो हो गए। तो इस लाहौर की साइड वाले में तो क्या थे? सिख, और अपने वाली साइड में इधर में थे मुसलमान इधर। लेकिन बाद में कहा गया कि अब भाई जब बंटवारा करेंगे तब तो उधर वाला जाएगा पाकिस्तान में, इधर वाला रहेगा इंडिया में, तो अब चेंज करो, मुसलमान जाओ इधर, सिख आओ इधर। इसलिए मारकाट ज्यादा मची, पूरा का पूरा यूं चेंज करना पड़ा। उसमें भी मारकाट ज्यादा मचने का एक बड़ा कारण कि सिखों के दिमाग में यह था कि अंग्रेजों ने हमें इधर लाके बसाया है, तो हमें तो कहीं भेजेंगे नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, हमें तो क्यों चेंज करेंगे भाई, अंग्रेजों ने बसाया था, अंग्रेजी अब जब बंटवारा करेंगे तो हमें तो चेंज नहीं किया जाएगा। और अंग्रेजों का सीधा सीधा था, दो जहां रहना चाहे वहां रह जाओ, हम तो आप पे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। मुसलमानों को हिस्सा दिया जा रहा है, उसमें भी यदि कोई हिंदू सिख रहना चाहता तो भले रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर वहां जाते ही बाद में आपस में धर्मों में मारकाट मच गई। मारकाट मची तो बाद में सिखों को एंड टाइम पर अपने इधर आना पड़ा। एंड टाइम पर जब आप आओगे तो फिर लड़ाइयां भी ज्यादा होगी। इसलिए गदर मूवी के शुरुआत के सीन है कि एक ट्रेन जाती है पूरी लाश से भरी हुई, एक ट्रेन आती है पूरी लाश से भरी हुई, है ना। ये पंजाब था, पूरा का पूरा क्या था? पंजाब। पंजाब की बोली थी पंजाबी। पंजाब की बोली कौन सी? पंजाबी। सिखों की बोली नहीं है, पंजाब की है। पंजाबी सिखों की नहीं है, किसकी है? भाषाएं धर्मों की नहीं होती, क्षेत्र की होती है। भाषाएं धर्म की नहीं होती, किसकी होती है? इसलिए इस पंजाब में जितने लोग रहते थे वो सारे के सारे पंजाबी बोलते। इसलिए पाकिस्तान वाले पंजाब में भी सारे मुसलमान रहते हैं पर बोलते पंजाबी है। उस वाले पंजाब के अंदर भी सारे के सारे पंजाबी बोलने वाले हैं। फिर लाहौर वाले को तो उधर पाकिस्तान साइड में दे दिया, अमृतसर वाले को अपनी साइड। पहले इस पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। इस पंजाब की राजधानी कौन सी थी? तो अब लाहौर तो उधर पाकिस्तान साइड में चला गया, तो अपने वाले पंजाब की राजधानी क्या बनाई जाए? फिर हमने नई राजधानी बना ली हमारी, चंडीगढ़। तो आजादी के बाद में बसाया हुआ शहर है अपना चंडीगढ़। आजादी से पहले चंडीगढ़ नाम का कोई भी शहर अपने नहीं था। आजादी के बाद हमने कहा नई राजधानी क्या बनाए, क्या बना लो? चंडीगढ़। लाहौर और अमृतसर एक दूसरे से 35 किलोमीटर दूर है। किसी के पास पल्सर मोटरसाइकिल हो और कोई फोन करे अभी के अभी मैं तो देखना चाहती हूं आपको, तो फटाफट जाके आ जाओ, है ना। वैसा वाला कोई जुगाड़ हो किसी के, तो बंदा हाथों हाथ जाए, 25 मिनट में जाए और जाके वहां से वापस। इतने नजदीक नजदीक पड़ते थे तो पहले तो एक ही हुआ करता था। इसलिए आप तो पंजाबी मूवी देखा करो, पंजाबी मूवी में लाहौर का इतना जिक्र है जिसकी हद नहीं, क्योंकि लाहौर सिखों की राजधानी थी। ये तो विभाजन में छोड़नी पड़ी अचानक, इसलिए पंजाबी मूवी उसका नाम है लाहौरी है। मूवी का नाम ही क्या है? लाहौरी है। एक गाना है पंजाबी मूवी का, उसमें बाकायदा एक लाइन है, जनजात जांदियां जी होंदियां लाहौर नु आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे। वो लड़का लड़की कहता है कि ये, अरे सुन रहे, समझ में तेरे आया नहीं, ताली बजा गया। वो लड़का लड़की कहता है कि यदि हमारी बारात लाहौर जाती तो हम लड़कियां देखने चंडीगढ़ नहीं आते, हम सारे किधर जाते? लाहौर साइड में जाते। ये तो तारबंदी कर दी साहब, उधर बारात नहीं जा रही, इस चक्कर में इधर रहना पड़ता है। तो लाहौर का उनके खूब जिक्र मिलेगा। उधर पंजाब में एक जगह पड़ती है मुल्तान। कौन जगह है? पंजाबी गाना मैं दिन साथ पहले ही बता ही रहूंगा आपको। पंजाबी गाना, इसमें एक लड़की पाजेब पहन रही है, दूसरे वाली पूछती है इतनी सोनी झांझरा कित्थों मंगवाई? मुल्तान। तो अच्छी पाजेबी कहां मिलती है? मुल्तान। पंजाबियों को आज भी याद पड़ा है कि अच्छी पाजेबी कहां मिलती है। वो एक बार ही नहीं कह रहे कि मैंने जलंधर से मंगवाई, है ना, मैंने लुधियाना से मंगवा ली, मैंने अमृतसर से मंगवा ली। कहां से मंगवाई है? मुल्तान से। तो उधर वाला पंजाब पूरा सिखों का ही था, एंड टाइम पर चेंज हुआ। बंगाल के अंदर सेम हुआ। बंगाल के अंदर भी कहा गया कि भाई इधर वाला बंगाल तो चला जाएगा, ईस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, ये चला जाएगा पाकिस्तान में, और इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ये किस में आ जाएगा? इंडिया। पर यहां पहले से पता था कि क्या होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको 1905 में ही बांट दिया था। और अंग्रेजों ने 1905 में ही कह दिया था कि इधर वाले के अंदर तो मुसलमान रहे और इधर वाले में कौन है? हिंदू। उनका पहले बंटवारा था। हालांकि हमने जब विरोध किया तो 1911 में अंग्रेज कैंसिल कर गए थे, पर फिर भी लोगों के दिमाग में था क्लियर कि ढाका साइड में रहेंगे मुसलमान, कलकत्ता साइड में कौन रहेंगे? हिंदू। इसलिए 47 से पहले ट्रांसफर हो गए खुद ही, धीरे धीरे ट्रांसफर। हिंदू अपना सामान लेके इधर आ गए थे, मुसलमान अपना सामान लेके उधर चले गए। इसलिए बंगाल में मारकाट तो मची लेकिन कम। ये मारकाट ज्यादा किधर मच गई? अच्छा, फिर दिक्कत दूसरी है कि क्या केवल पंजाब और बंगाल में मुसलमान है? बीच वाले में जो यूपी के मुसलमान, जो बिहार के मुसलमान, जो एमपी के मुसलमान, इनका क्या करोगे बाद में? तो जिन्ना से पूछा गया
कि जिन्ना तू जिद पे अड़ा हुआ है कि मुसलमानों का देश दो, मुसलमानों का देश दो, ये बीच वाले मुसलमान कहां जाएंगे जिन्होंने कहा मैंने समझ लिया कि सब मर चुके हैं, मैंने समझ लिया कि सब कोई लेना देना नहीं है इनके साथ, मरो जहां खपो, जहां जाना हो वहां जाए, मुझे पंजाब और बंगाल दो, किसी को आना होगा तो हमारे साथ आ जाएंगे, किसी को रहना होगा तो यहाँ पे रह जाएंगे। जिन्ना का साफ साफ स्टेटमेंट था कि मैंने उन सबको मरा हुआ समझ लिया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, इस देश की मांग किसने की कि अलग से देश होना चाहिए? ये मांग करने वाले ज्यादातर मुसलमान नेता यूपी के। जिन मुसलमान नेताओं ने मांग की थी वो कहां के थे? यूपी के मुसलमान नेताओं ने मांग की कि पंजाब और बंगाल को अलग कर दो। इसलिए नेतागिरी सब जिसके हाथ में गई बाद में, वो इन यूपी वालों के हाथ में गई। यूपी वालों की भाषा थी उर्दू। यूपी वालों की भाषा कौन सी थी? इसलिए पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बना गए उर्दू। पाकिस्तान में आज दिन तक किसी को भी उर्दू नहीं आती। नेशनल लैंग्वेज है तो लिख लेते हैं, अब चूंकि बोर्ड में लगाई गई, आप किताबों में लगाई गई तो लिख लेते हैं वो, लेकिन बोलनी उनको आज भी नहीं है, बोलते आज भी पंजाबी है। आप ये जितने क्रिकेटर हैं इनके, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इमरान खान, इन सबको सुनिए कभी आप, सारे पंजाबी बोलते हैं, टोटल पंजाबी, सारे के सारे पंजाबी है। इसलिए इनकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर रहती है। ये अपने पंजाबियों की भी अंग्रेजी बड़ी कमजोर रहती है, उधर वालों की भी अंग्रेजी बड़ी कमजोर रहती है। इसलिए पाकिस्तान में कोई कप्तान बन जाए, वो बेचारा सबसे अधिक इससे डरता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाना पड़ जाए। फिर वो इंजमाम उल हक की तरह 10 एक डायलॉग याद करके आता है, बॉयज प्लेड वेरी वेल, है ना, फिक्स डायलॉग है। तो उनके इस पे पता नहीं कितने वो जोक बने हुए कि भाई पाकिस्तान वालों को एक ही बात बोलनी आती है, बॉयज प्लेड। तो बीच में एक सरफराज खान उनके कप्तान था, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा, पहले विराट कोहली से पूछा कि आपकी क्या तैयारी है? तो विराट कोहली धड़ाधड़ 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 इंग्लिश में बोला कि ये तैयारी। अब सरफराज से पूछा आपकी क्या तैयारी? उसने कहा सेम। जो विराट की तैयारी है हमारी तैयारी, सीधी सी बात है, क्रिकेट खेल रहे हमारे, क्रिकेट खेल गया है, ये तैयारी करके आए तो हम भी तैयारी करके आए। तो पाकिस्तान वालों के बावड़ों ये रहता है। फिर पाकिस्तान वालों के जो जोक बनते हैं ना, 2015 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, तो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की को जाके कहता है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो उसने कहा समझ में नहीं आया मेरे, तो उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने कहा नहीं समझ में, इंग्लिश में बोलो। उसने कहा बॉयज प्लेड वेरी वेल। इंग्लिश में तो लाइन यही आती है, इसके अलावा दूसरी इंग्लिश में तो लाइन हमसे बोली। तो ये अपने दोनों तरफ, उधर वालों की भयंकर समस्या, इंग्लिश वाली। अपने इधर युवराज के हरभजन के किस्से सुनो कभी आप, क्यों हरभजन सुनाता है ना कि मैं अंडर 19 खेलने गया नया नया, तो हम पंजाब से 2 लड़के सिलेक्ट हुए, एक मैं सिलेक्ट हुआ और एक कोई मनजिंदर सिंह नाम करके कोई लड़का और सिलेक्ट हुआ। तो हमारे जो कोच साहब थे, हम उन कोच साहब से मिलने गए, जब खेल के आ गए अंडर 19 हम मिलने गए, तो कोच साहब की बेटी के ससुर जी घर पे आए हुए थे, और बेटी के ससुर जी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल, बड़ी पोस्ट पे। तो हम सरदार जी बैठे, लेफ्टिनेंट कर्नल को जसविंदर सिंह नाम करके हूं, तब मैं छोटी पर्सनालिटी के मालिक। और वो जैसे ही घर जाके कोच साहब के धोख दी, कोच साहब नमस्ते, खेल के मुंडियो शाबाश शाबाश शाबाश, अंडर 19 खेल के अलो आओ आओ, मेरे रिश्तेदार आए हुए, मिलाता हूं तुम्हें। तो हरभजन कहता कि मेरे को और मनजिंदर को उनके पास लेके गए और जाके कहा कि ये 2 लड़के अंडर 19 खेल गए, पंजाब के लड़के और इतना अच्छा खेले, और ये मेरे बेटे के ससुर जी मिलो। तो पहले उसने मनविंदर ने हाथ मिलाया, तो उधर वो कर्नल साहब ने उधर से कहा कि माई सेल्फ लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह। तो अब इस बंदे के समझ में नहीं आया कि क्या बोल गए, तो इसने लगा कि इसने कहा कि लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट तो है नहीं, उसको लगा लेफ्ट लेफ्ट बोला है, तो वो बॉलर था तो वो राइट से बॉल फेंकता था, तो उसने कहा कि राइट आर्म मनविंदर सिंह, आप लेफ्ट आर्म हो तो मैं। यह हरभजन किस्सा सुनाता कि अंडर 19 का कैंप लगा था, और कैंप में सारे खड़े, और एक और बड़े को सिलेक्टर थे वो हमसे मिलने के लिए आए, तो वो उधर से सारे लड़के खड़े, उन सबसे क्वेश्चन पूछे, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हैं, पर मैंने आंसर पे ध्यान दिया कि उधर से किसी से पूछा जा रहा है कि व्हाट्स योर नेम, और किसी बंदे ने कहा भाई वेणुगोपाल, वेयर आर यू फ्रॉम, उसने हैदराबाद। अगले से पूछा कि व्हाट्स योर नेम, नागार्जुन, वेयर आर यू फ्रॉम, उसने बैंगलोर। तो पता चला कि पहले नाम फिर जगह, फिर नाम फिर जगह। हरभजन के पास आते उसने उल्टा कर दिया, तो उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, हरभजन सिंह। व्हाट्स योर नेम का जलंधर। तो पंजाबियों के सबके अंग्रेजी वाले मामले में बड़ा यूं कच्चा कच्चा सा रहता है मामला। तो ये सेम इसलिए पाकिस्तान वालों का, क्योंकि ये इस धरती में इतना था ही नहीं कि पंजाबी भाषा के प्रति था, इसलिए इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया। इसलिए उधर वाले पंजाब की भाषा भी पंजाबी, अपने वाले पंजाब की भाषा भी। तो अभी उनके जो सुपर डुपर हिट मूवी चल रही है, अभी पाकिस्तान की एक मूवी बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट चल रही है, जट 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 नाम करके, सब बदला जट दाग, ऐसी कोई मूवी है,
मोला मोला जट, मोला जट चल रही है उधर। तो जट एंड ये सब, ये तो अपने शब्द है ना, इधर के शब्द है, पर उधर भी मूवी इस प्रकार की बनाएंगे। तो ये बंटवारा का चक्कर ये पड़ गया। और ये फिरोजपुर वाला जो था ना, तो फिरोजपुर यहां कहीं आसपास था, तो फिरोजपुर उधर जाता पाकिस्तान साइड में, पर बीकानेर इधर आ गया, इसलिए फिरोजपुर इधर है। यदि बीकानेर इधर नहीं आता तो फिरोजपुर उधर चला जाता। माउंटबेटन था, और माउंटबेटन की चल रही थी, अंग्रेजों की चल तो रही थी उन दिनों में, तो उन्होंने कहा भाई ये बड़ा हिस्सा इधर कर दो। आगे बात समझ में? चलो, फालतू टाइम खा गई 15 मिनट तू। चलो आगे सुनो, देखो अभी मैंने बताया कि 5 जुलाई को वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने एक विभाग बना लिया। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। क्या नाम था? लिखो 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, और 5 जुलाई 1947 एडी, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, 5 जुलाई 1947 एडी रियासती विभाग की स्थापना की गई। प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। रियासती विभाग की स्थापना की गई, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। इसके मंत्री तो बनाए गए वल्लभ भाई पटेल। लिख लो मंत्री, मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव, सेक्रेटरी वीपी मेनन। लिख लो भाई। कौन है बताओ? देखिए मंत्री जी तो कौन है? वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन है? कहने का मतलब आप ना, जब आप सारे आरएस बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, तो आपके भी होगा। आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो आपके डिपार्टमेंट में एक तो होंगे मंत्री जी, आप होगे सचिव। आप क्या होगे? तो मंत्री जी तो विधानसभा में घोषणा करेंगे, हम किसानों को इतना फ्री बांटेंगे, आप बैठे बैठे टेंशन में जाओगे, अब कागज छपवाओ रे फटाफट, अब अपने को कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कागजी कार्रवाई तो करता है सचिव, और बातचीत करने काम कौन करता है? मंत्री। तो राजाओं के साथ बातचीत कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। और कागजी कार्रवाई पे साइन कौन करवा रहे थे? आई बात समझ? अच्छा, अब वल्लभ भाई पटेल ने कब बना लिया ये? आजाद नहीं हुआ अभी तक। जैसा आजाद हुआ क्या था, 3 जून को यह तय हो गया था कि 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। ये तय कब कर दिया था? 3 जून को। ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लेके आता है। इसका नाम ही माउंटबेटन प्लान ही है। और माउंटबेटन प्लान ये कहता है, 3 जून प्लान भी कहते हैं उसको, कि भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े होंगे। तो जब तक 2 टुकड़े नहीं हुए थे, वल्लभ भाई पटेल का इनका ध्यान ही नहीं गया था कि रियासतों का ध्यान देना। भाई रियासत है, मिलेगी इधर, कहां जाएगी? अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि रियासतों वाले भारत को इधर मिलाएंगे। पर 3 जून के बाद में अब 2 टुकड़े हो गए, एक होगा भारत और एक क्या होगा? पाकिस्तान। तो जिन्ना ने बातचीत करनी पहले शुरू कर दी। जिन्ना राजाओं के पास जाने लग गया था कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या प्लान, तुम्हारा क्या प्लान है। तो बाद में वल्लभ भाई पटेल को लगा कि यार उधर ये बातचीत कर रहे हैं, प्लॉट है, प्लॉट में 2 खरीदार है, पहले कोई खरीद गया तो बाद में ये गए, इन्होंने कहा उधर कितने मिल रहे हैं? 10,000 11 हम हमारे इधर आ जाओ। तो बाद में इन्होंने इनसे बातचीत करनी शुरू की। तो अपने डिपार्टमेंट कब बनाया गया? अच्छा, 5 जुलाई को वल्लभ भाई पटेल किसी राजा के पास गए, और राजा को जाकर हाँ भाई बताओ क्या प्लान है? उनका किसका, किस बात का? भारत में मिलोगे कि पाकिस्तान में मिलोगे? उसने कहा तो अंग्रेज डिसाइड करेंगे। कैसे? अंग्रेज तो देश छोड़ के जा रहे हैं, अंग्रेज कैसे डिसाइड करेंगे? तो कहा हमारी तो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि है, और संधि में लिखा है कि विदेशी मामले अंग्रेजों के पास, विदेशी मामले, अंदर के मामले राजा के पास, और बाहर के मामले। तो किससे बात करनी है? ये बात तो कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, हम तो कहां से करें? तो तुम्हारे पास पावर नहीं ना, हमारा तो ऐसा कुछ ही नहीं है। अंग्रेज जिधर कहेंगे उधर चले जाएंगे, अंग्रेज कहेंगे तुम्हारे में आना तो तुम्हारे में जाएंगे, अंग्रेज कहेंगे पाकिस्तान में जाना तो पाकिस्तान। तो वल्लभ भाई पटेल माउंटबेटन के पास गए, और माउंटबेटन कहा माउंटबेटन ठीक धोखाधड़ी करते हो, ये ठीक चीटिंग है, हमें कहता हो कि बात कर लो, और इनको कह रखा है कि तुम बात तो कर ही नहीं सकते। तो उसने कहा सॉरी यार, वो गलती हो गई थोड़ी सी हमसे, हम भूल गए इस मैटर को, पहले ये मैटर सोल्व करते हैं पहले तुम्हारा। इसलिए 18 जुलाई को अंग्रेज एक एक्ट लेके आए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन सा एक्ट लेके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा एक्ट लेके बताओ? दे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। एक्ट लंबा चौड़ा होता है। इस एक्ट में एक सेक्शन था 8 नंबर। कौन सा सेक्शन था? इसकी जो धारा 8, इसका सेक्शन 8 था, उसमें अंग्रेजों ने एक लाइन लिखी कि रियासतों के साथ हमारी जो भी संधियां थी वो समाप्त की जाती है। रियासतों के साथ में हमारी जो भी संधियां थी वो क्या की जाती है? राजाओं ने कहा समझ नहीं है हमारी इस लाइन का मतलब क्या है। माउंटबेटन का इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है तलाक तलाक तलाक। तुम तुम्हारे राम में हमारे, आपस में अब अपना कोई भी लेना देना। लिखो
18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, और 19 जुलाई 1947 AD, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 19 जुलाई 1947 AD भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। लिखो, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत, अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत, अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। रियासतों के साथ की गई संधियां क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। नीचे एक लाइन और लिखो। लिखो, रियासती विभाग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट, रियासती विभाग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट, रियासती विभाग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, दोज प्रिंसली स्टेट्स विच हैड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, दोज प्रिंसली स्टेट्स विच हैड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, दोज प्रिंसली स्टेट्स विच हैड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, फिर मैं समझाता हूं, वापस लाइन चेंज करके लिखना। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। 1 2 3 4 लगा के लिखो। 1 नंबर लगा लिखो मेवाड़। 1 नंबर लगा लिखो मेवाड़, ऊपर से नीचे लिखना। 2 3 4 पे लिखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन सी बताओ देखिए? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, और ये 4 रियासत ऐसी है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से अधिक। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई हमारे साथ साइन कर लो, तुम 4 को तो हम राज्य बना देंगे। 4 को क्या बना देंगे? अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकने का मतलब है राज्य बना। भाई समस्या ये थी, मेवाड़ का ये कहना था कि भारत तो बनेगा 15 अगस्त को। भारत कब बनेगा? 15 अगस्त को बनेगा भारत। तो मेवाड़ 734 में स्थापित हो गया था। मेवाड़ कब स्थापित हो गया? बापा रावल 734 के अंदर यहां मेवाड़ के अंदर राज्य बना लेता है। तो हम तो 1200 साल से देश है। कितने साल से देश है? भारत नाम का देश बनेगा 15 अगस्त को। और तुम कह रहे हो कि 1200 साल पुराना देश को कल वाले देश में मिला दो। फिर 1200 साल पुराने देश की हिस्ट्री, उसकी कल्चर, उनका क्या होगा? तो भारत सरकार ने कहा कि ऐसी बड़ी कोई रियासत है ना यदि, तो मिल जाओ और तुमको हम अलग राज्य बना देंगे। अलग राज्य बना देंगे, तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी हिस्ट्री अलग रखना। अब मान लो मेवाड़ एक अलग राज्य होता, जैसे मेवाड़ अब तो राजस्थान में आ गया, मेवाड़ एक अलग राज्य होता, तो वहां तो हिस्ट्री केवल मेवाड़ की तो पढ़ाते, है ना। और ठीक है, मेवाड़ राज्य ये भी घोषणा कर सकता था कि साहब मेवाड़ के अंदर जितने भी पब्लिक फंक्शन होंगे उन समय मेवाड़ की पगड़ी बांध के आना जरूरी है। पंजाब ने कर रखा ना, पंजाब में इस प्रकार की चीजें हैं, तो मेवाड़ अपना कोई संविधान के अंदर इस प्रकार की एक आधी लाइन जोड़ लेता। अब वहां की भाषा मेवाड़ी, तो कल्चर बच गई।
तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हाँ भाई हम मानते हैं, बड़ी जो भी रियासत है उनको हम छूट दे देंगे कि तुम अपने राज्य बना लो। तो छोटी छोटी है ना कोई, उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो ऐसी कितनी रियासत थी अपने, कौन कौन सी, इनकी जनसंख्या कितनी थी और इनकम कितनी थी? सबसे पहले साइन कब करवाने शुरू किए थे? पहले समझा दिया भाई ये मामला है, ऐसे ऐसे। राजा महाराजा तैयार हो गए तो 7 अगस्त को सबसे पहले साइन करते हैं शार्दुल सिंह। कौन साइन करते हैं? कहां के राजा थे? बीकानेर के राजा। लिखो 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। On 7th August 1947 एडी बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लिख लो कोष्टक में, राजस्थान में सबसे पहले, फर्स्ट इन राजस्थान, राजस्थान में सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन कर रहा था? धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह। लिखो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को और 14 अगस्त 1947 एडी, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को 14 अगस्त 1947 एडी धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये तो भारत सरकार की कार्रवाई है। भारत सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो है। राजा महाराजा क्या कर रहे थे, इनके दिमाग में भी तो कुछ आ रहा होगा। मैंने कहा कि 45 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, 45 में अंग्रेज नौका आ गया, भारत को हम छोड़ेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उन्होंने कहा जाएंगे। 45 से 47 2 साल का टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। हमारे में आपस में शांति होती तो भारत आजाद 45 में हो जाता। वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो उससे ही पहले होता, पर ये वर्ल्ड वॉर की वजह से खूब सारी यूं चीजें इधर उधर बिगड़ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद देंगे। 45 में तैयार बैठे थे, 2 साल हम लड़े, हम माने नहीं, इसलिए 47 आ गया। पर ये राजाओं को पता चल गया था भाई या तो अपने को भारत में जाना या किधर जाना है। अपने राजस्थान के लगभग लगभग राजा इस बात के लिए तैयार थे कि हमें भारत में जाना है। किधर जाना है? और ऑब्वियस सी बात है ना कि जब हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, मुसलमानों का देश पाकिस्तान होगा, अपने सारे राज्य हिंदू थे, तो किधर जाएंगे? इधर ही आने थे। दूसरा इनके पास ऑप्शन ही क्या बच रहा था, और इधर आने थे, ये तैयार ही थे कि इधर आएंगे। पर राजाओं को यह पता था कि यार एक तो अकेला अकेला आदमी जाके बात करेगा, मेवाड़ वल्लभ भाई पटेल से बात करेगा, मारवाड़ वल्लभ भाई पटेल से बात करेगा, बीकानेर वल्लभ भाई पटेल से बात करेगा, तो इतने भाव नहीं मिलेंगे। अपने सारे मिलके बात करेंगे ना तो इधर भाव ठीक मिलेंगे थोड़े। भाई वही है, आपको कोई काम करवाना, आप मैं कहता हूं अकेले अकेले जाके मिलो। एक आदमी के यार आपने जाकर अक्सर है ना माइक में आवाज ठीक नहीं आती, तो हमें भी लगता है यार कहीं एक आदमी वहां जहां बैठता ठीक नहीं आ रही होगी। ये एक दिन क्लास के 70 बच्चे एक साथ मिलने हैं तो हमें लगता है इतने सारे हैं, इसका मतलब मामला गंभीर है। तो हम कहते हैं यार चेक करो भाई माइक खराब तो नहीं हो रहा है कहीं पे, वरना अलग अलग 70 दिन आगे मिल जाओ, कोई ध्यान ही नहीं दे। संगठन में शक्ति है, वो वाला सा नियम लागू होता है। मेवाड़ में महाराणा हुआ करते भोपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भोपाल सिंह जी मेवाड़ महाराणा हुआ करते। भोपाल सिंह जी के दिमाग के अंदर एक बात आई, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो अपने टच करता है इसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? गुजरात का वो इलाका जो अपने टच करता है इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? गुजरात का वो इलाका जो अपने टच करता है क्या कहलाता है? सौराष्ट्र। और इधर जो इलाका टच करता है क्या कहलाता है? माल। और अपने को तब बोला करते मोटे मोटे तौर पे राजपूताना। क्या बोलते हैं? या राजस्थान मान लो, आज का अपना राजस्थान मान लो। राजस्थान, सौराष्ट्र, माल, इस पूरे इलाके के अंदर राजपूत रियासतें थी। ज्यादातर जो रियासतें थी 99.99% जो रियासतें थी वो रियासतें कैसी थी? राजपूत रियासत।
तो इनका यह मानना था भोपाल सिंह जी का, इन सबको मिला के पहले अपने एक राज्य बना लेते हैं, राजस्थान यूनियन। क्या बना लेते हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब संघ है ना, मिलाना। अपने पहले मिलके क्या बना लेते हैं? यूनियन। कौन कौन सी रियासतें पहले बना लेते हैं? राजस्थान यूनियन बना के बैठ के अब वल्लभ भाई पटेल को कहेंगे कि राजस्थान यूनियन पूरा भारत में मिलाना है क्या? तो वल्लभ भाई पटेल कहेगा कि हाँ भाई, राजस्थान यूनियन पूरी किस में मिलाओ? भारत में। तो लगा धारा 370। कश्मीर ने भी तो 370 ले ली थी। तो इतना बड़ा स्टेट होगा तो आप कहना कि साहब हमें तो ये भी दो, हमें तो ये भी दो, हमें तो ये भी दो, हमें तो ये भी दो। तो भोपाल सिंह जी के दिमाग में बात आ गई 46 में ही। कब आ जाती है दिमाग में? और उन्होंने 46 में उदयपुर में एक मीटिंग बुलाई। उसमें मालवा के राजा भी बुलाए, सौराष्ट्र के राजा भी बुलाए, राजस्थान के राजा बुलाए, बिठाया और बिठा के कहा कि देखो अलग अलग जाके भारत सरकार से बात करेंगे तो भारत सरकार अपने को ज्यादा भाव, अपने सब मिलके पहले एक संगठन बनाते हैं, संगठन बना के बातचीत करते हैं, एक राज्य बनाते हैं, राज्य बना के बातचीत करते हैं, मामला ठीक बैठेगा अपना। तो राजा उनका यार जोरदार प्लान है। थू थू, इतनी गहरी बातें आपके दिमाग में आती क्या? कौन सा चमन प्रास खाते हो आजकल? गोपाल सिंह जी ने कहा मैं शुरू से इंटेलिजेंट हूं, तो बना ले सब लोग। राजा ने कहा आज आप बनाओ बनाओ। एक आधे किसी राजा ने कहा सर, सर, सर 2 मिनट, ये जो राजस्थान यूनियन बनेगा, ये जो राज्य बनेगा, इसमें हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा तो कौन होगा इसका? गोपाल सिंह जी मुस्कुराए। गोपाल सिंह कहा बोले यार उदयपुर में मीटिंग हो रही है, मैं मीटिंग ले रहा हूं, मैं प्लान दे रहा हूं, तो कौन है? मैं बनूंगा। तो छोटे छोटे राजा तो क्या बोलते? भोपाल सिंह जी बड़े राजा थे, मेवाड़ के राजा थे, पर जयपुर जोधपुर बीकानेर ये तो बराबर की रियासतें थी। तो जयपुर जोधपुर वालों ने कहा कि सर नहीं, हम भी मर्दों वाली क्रीम ही लगाते हैं, है ना, फेयर एंड हैंडसम हमारे घर पे भी रखी हुई है और हम आपके इस राजस्थान यूनियन में शामिल है। गोपाल सिंह ने एक ट्राई और किया, 47 में वापस मीटिंग बुलाई, लेकिन ये जो भी इनका प्रयास था ये सफल है। पर फिर भी कोई पूछेगा आपसे कि कौन से एक राजा राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। कहां कहां की रियासतों को मिलाकर? इसके लिए कितने अधिवेशन बुलाए गए? कहां बुलाए गए? एक 46 में, दूसरा कब? याद रहेगी बात? लिखो लिखो, मालवा सौराष्ट्र तथा राजस्थान की रियासतों को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मालवा सौराष्ट्र एंड राजस्थान, मालवा सौराष्ट्र तथा राजस्थान की रियासतों को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मालवा सौराष्ट्र एंड राजस्थान, मालवा सौराष्ट्र तथा राजस्थान की रियासतों को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मालवा सौराष्ट्र एंड राजस्थान, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, वांटेड टू फॉर्म राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, वांटेड टू फॉर्म राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, वांटेड टू फॉर्म राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, वांटेड टू फॉर्म राजस्थान। नीचे लाइन छोड़ के लिखो। इसके लिए उन्होंने उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। He conducted 2 conferences for it at Udaipur. He conducted 2 conferences for it at Udaipur. इसके लिए उन्होंने उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। इसके लिए उन्होंने उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। He conducted 2 conferences for it at Udaipur. कोष्टक में लिख लो 1946 तथा 1947, 1946, 1947। याद रहेगा कि कौन से महाराणा ने ऐसा प्रयास किया था? कौन से महाराणा ने? अब और सुनो। अच्छा, महाराणा को ऐसी सलाह दे कौन रहा है कि आप ये कर लो? इनको सलाह देने वाले आदमी का नाम है के.एम. मुंशी। कौन बंदे? के.एम. मुंशी उन दिनों मेवाड़ का संविधान बना रहे थे। भाई वापस पढ़ो, प्रजामंडल आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की था। तो इन सब जगह उत्तरदायी शासन आया था, कहीं थोड़ा आया, कहीं पे ज्यादा है। सब जगह मंत्री बनाए गए थे, मंत्री बनाए गए तो चुनाव भी हुए, चुनाव हुए तो संविधान भी बना, सब जगह संविधान बना था। तो मेवाड़ का संविधान बनाने के लिए जो आदमी आए थे वो कौन थे?
तो के एम मुंशी ने मेवाड़ का संविधान बनाया था। तो माणिक्यलाल वर्मा को जाके कहा कि के एम मुंशी ने मेवाड़ का संविधान बनाया। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा उसको पिछोला में फेंक दो, मेरे को संविधान से कोई भी लेना देना नहीं है। तो माणिक्यलाल वर्मा नहीं मानते थे, के एम मुंशी वाले संविधान को नहीं मानूंगा। तो याद रखना, कोई पूछे के एम मुंशी कौन सी रियासत के संवैधानिक सलाहकार थे, याद रहेगा, नीचे लिख लो, बॉक्स से बंद कर लो। के एम मुंशी मेवाड़ महाराणा के या महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। के एम मुंशी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ महाराणा भूपाल सिंह। के एम मुंशी महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। के एम मुंशी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, लो एक बात क्यों बताऊं आपको। किसी टाइम एक मैगजीन आया करती थी, उस मैगजीन का नाम था हंस। क्या नाम था मैगजीन का? हंस नाम की एक हिंदी लिटरेचर की मैगजीन थी। किसकी मैगजीन है? हिंदी साहित्य। इसके दो संपादक थे। दो क्या थे? संपादक में एडिटर। कौन सी कहानियां डालेंगे, कौन सी कविताएं डालेंगे, एडिट करने वाले बंदे कितने थे? दो। तो जब पहली मैगजीन आई तो उस पर लिखा गया संपादक द्वे। संपादक दो संपादक, और उनके नाम लिखे गए, दो संपादकों के नाम लिखे। पहले संपादक का नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या नाम था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और दूसरे का नाम था प्रेमचंद। दूसरे का नाम क्या था? प्रेमचंद जी है, प्रेमचंद। तो दो नाम लिख दिए, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और दूसरे क्या लिख दिया? फिर क्या नाम लंबा हो रहा है, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा मेरा ये हटा दो और खाली इतना लिख दो मुंशी। क्या लिख दो? तो दो हो जाएंगे, एक तो मुंशी और दूसरे कौन होंगे? प्रेम। धीरे धीरे लोगों ने कोमा हटा दिया। तो आप बोलते हो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का मुंशी से कोई लेना देना नहीं है। ये मुंशी के मुंशी का पीछे वाला मुंशी है जो हमने प्रेमचंद के आगे लगा दिया। तो प्रेमचंद जी का नाम प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद है। पर कई बार गलत चीजें कितनी हिट हो जाती है कि मैं यदि बच्चे कहूं कि प्रेमचंद पढ़ लो तो बच्चा सोचता कौन है सर? प्रेमचंद आपका भाई भाई है कोई? मैं कहूं मुंशी प्रेमचंद पढ़ लो, उसका अच्छा अच्छा हाँ सर हिंदी वाले याद आ गए। पर उनका नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं है, उनका नाम क्या है? प्रेमचंद है। मुंशी कौन है? ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के मुंशी बड़ा मुंशी है। याद रहेगी बात? चलो ठीक है। अब सुनो, देखो अब मिल गया, राजस्थान मिल गया। अब 15 अगस्त को अपने तो विलय कर गए थे, 15 अगस्त को अपने साइन कर दिए। अब अपने कहा भाई अब बताओ क्या करना है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा यार थोड़े दिन सब्र करो, चुपचाप बैठे रहो, थोड़ा करते हैं। क्योंकि जैसे देश आजाद हुआ, पहली समस्या तो ये कि लोगों को इधर से उधर भेजो और उधर वालों को इधर लाओ। दूसरी समस्या दंगे, कि देश में हाथों हाथ हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, तो दंगों पे कैसे न कैसे करके क्या किया जाए, कंट्रोल। तीसरी समस्या नया नया देश बना है, क्या रिसोर्सेज है क्या नहीं है उनका पता लगाना। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा तुम्हारा मामला तो बाद में देख लेंगे यार, बैठे रहो एक बार, पहले हम बाकी मामले देख लेते हैं। वो बाकी मामले देख रहे थे, इतने में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। गांधी जी की गोली मार दी गई 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी गोली मारते वहां से पकड़ा गया नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को पकड़ा तो उसके पास मिली पिस्टल, पिस्टल पे लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा हुआ था? तो भारत सरकार ने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब, ये कैसे, ये क्या मामला चल रहा है इधर। तो अलवर पता लगा अलवर में क्या मामला है, तो पता चला अलवर के एक प्रधानमंत्री है, उनका नाम है वीएन खरे। क्या नाम है? और नाथूराम गोडसे थोड़े दिन पहले वीएन खरे से मिले थे कोई। तो कहा आगे इसका मतलब हो सकता है वीएन खरे को इस बात की पता हो। दो तरीके हो सकता है, एक बंदा मेरे से मिलके जाए और मेरे से नॉर्मल बातचीत करके जाए, सर नमस्ते और सर कैसे क्या चल रहा है सर, मैं वो ठीक है, और वो बंदा 3 दिन बाद किसी का मर्डर कर जाए। तो मेरे को तो इस बात की जानकारी एक है कि बंदा मेरे पास बैठ के पूरी प्लानिंग करे और बाद में जाए, तो दो अलग अलग बातें हैं ना। तो कहा वीएन खरे से बातचीत करके आया था। अब बातचीत कुछ भी हो सकती है, तो वीएन खरे को पकड़ लो, पूछते हैं क्या बातचीत हुई। तो वीएन खरे को पकड़ गए, नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? नजरबंद का मतलब तू तेरे घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो किसी ने कहा वीएन खरे अलवर का प्रधानमंत्री है, उसको बात का पता है, तो राजा को भी पता होगा, तो राजा को पकड़ लो। राजा का नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तो राजा तेज सिंह को भी क्या कर दिया? नजरबंद। तो अलवर का प्रधानमंत्री नजरबंद, अलवर का। तो अब अलवर का शासन कौन देखेगा? भारत सरकार ने कहा हम खुद देख लेंगे। तब तक ये भारत के अंदर आ गए थे, फिर भी शासन राजा ही देख रहे थे इनका।
कि भाई राजाओं के पास में था कि ठीक है कानून व्यवस्था भारत के आगे, सेना वेना भारत के आगे, पर फिर भी अभी तक मामले किसके पास में थे? राजा। भाई राज्य बनाएंगे तब धीरे धीरे अपने शक्तियां ले लेंगे, तब तक एक बार संभालो, हम थोड़ा उधर ध्यान दे रहे हैं। पर राजा तेज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, तो भारत सरकार ने कहा अलवर को हम खुद देख लेंगे। तो भारत सरकार के पास में एक स्टेट ऑलरेडी आ गया उनके पास, कौन सा? भरतपुर में राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, पढ़ा है उन्हें? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के पास दो शिकायत। क्या दो शिकायत? एक शिकायत तो यह कि 15 अगस्त को जब भारत का झंडा फहराया जा रहा था भरतपुर में, तो वहां फहराने नहीं दिया, और कहा भरतपुर में तो भरतपुर का झंडा ही होगा, भारत का झंडा। एक शिकायत तो ये। दूसरी शिकायत यह कि यूपी में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे, यूपी के टच करता हुआ भरतपुर, तो भरतपुर में भी थोड़े बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, या हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो भरतपुर के राजा ने हिंदुओं का पक्ष ले लिया और कहा कि भाई ठीक है मुसलमानों को यहां से बाहर निकालो। स्टेट कहता है कि नहीं, नागरिकों को सबको बराबर नजर से देखा जाना चाहिए। एक मैं किसके बारे में क्या सोचता हूं ये डिपेंड नहीं करता, स्टेट क्या सोचता है, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेट अपने सभी नागरिकों को बराबर नजर से देखेगा। फिर जब हमने कह दिया कि हम सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर में कोई रह सकता है, इसलिए हमें ऐसा करने का कोई भी अधिकार है, तो उनके खिलाफ दो शिकायतें। तो भरतपुर राजा को वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया और बुला के कहा भाई आपके खिलाफ दो शिकायत है, एक तो भरतपुर में भारत का झंडा नहीं फहराया गया, और एक भरतपुर के अंदर मुसलमानों को बाहर निकालने की ऐसी बातें की गई। भरतपुर राजा साहब ने सीधी सीधी बात की, प्रूफ क्या? प्रूफ है आपके पास ऐसा किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा प्रूफ तो नहीं है, पर हमारे पास शिकायत। तो उसने कहा शिकायत तो कोई कुछ ही कर दे, शिकायत तो आपकी कोई लगा दे कि आप मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या किया जा सकता है? पर वहां इनके बीच में थोड़ी हॉट टॉक हुई। भरतपुर राजा साहब की ऐसी कोई बात है नहीं, और उनके पास भी कोई प्रूफ था नहीं, शिकायतें पहुंची हुई थी। फाइनली भरतपुर राजा साहब को गुस्सा आया, और भरतपुर राजा साहब ने वल्लभ भाई पटेल को कहा इतनी ज्यादा ही पंचायती करनी है तो तू रख ले भरतपुर, हमने विलय तो कर ही दिया, तू यही तो कह रहा है कि हमसे संभला नहीं था कि मुसलमानों के दंगे हम संभाल नहीं पाए, तुम संभाल लो, तुम रखो। तो भरतपुर राजा साहब भरतपुर खुद ही किसको सौंप के आगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल या भारत सरकार के पास में दो रियासतें पड़ी है, कौन कौन सी? अलवर और भरत। यहां तो कुछ भी करने की आवश्यकता। अब वल्लभ भाई पटेल का दिमाग काम किया कि राजस्थान में रियासत की थी 19, कुछ ना कुछ लफड़ा तो करना है इनका। 19 में 4 तो बड़े मगरमच्छ है जिनका कुछ भी नहीं कर सकते आप, वो तो राज्य बढ़ेंगे, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, क्योंकि जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और इनकम 1 करोड़ से, तो 15 तो 4 गई, 4 गई, पीछे कितनी बची? 15। अब इन 15 का कुछ ना कुछ करना है। 15 में 2 अपने पास आ गई, अलवर और, तो जैसे अलवर भरतपुर पास में, इन दोनों के टच करती हुई 2 और थी, धौलपुर, करौली। कौन कौन सी 2 थी? तो वल्लभ भाई पटेल गए धौलपुर वाले राजा के पास। धौलपुर के राजा कौन है? उदयभान सिंह। कौन थे? और उदयभान सिंह जी कहा, उदयभान सिंह जी धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, आप चारों को मिला के राज्य बनाते हैं। आप चारों को मिला क्या बनाते हैं? एक राज्य बनाते हैं। आप चारों को मिला के एक राज्य बना देते हैं और आप इस राज्य में शामिल हो जाओ। उदयभान सिंह का क्यों जाऊं, नहीं होऊंगा मैं तो। किस बात का? अरे अभी आप कहां के राजा हो? का मैं धौलपुर का हूं। इमेजिन, सोचिए, थोड़े दिन बाद करौली भी आपके अंडर, भरतपुर भी आपके अंडर, अलवर भी आपके, आप पूरे के राजा बनेंगे। पक्का? टॉप सीक्रेट है, बताना नहीं है किसी को। उदयभान सिंह जी ने कहा मैं आने के लिए तैयार। तो उदयभान सिंह जी कहा गया कि इस राज्य के आपको बनाए जाएंगे राज्यपाल। क्या बनाया जाएगा? तब अपने राज्यपाल को बोलते राज प्रमुख। क्या बोलते? तो आपको क्या बना देंगे हम? तो उदयभान सिंह जी क्या लॉलीपॉप दिया, क्या बनाएंगे? राज। फिर गए करौली के राजा के पास। करौली के राजा थे गणेश पाल। क्या नाम था? गणेश पाल जी का। आप भी इसमें आ जाओ। गणेश पाल जी ने कहा मुझे क्या बनाओगे? सचिन पायलट। आपको बना देंगे हम उपराज प्रमुख। क्या बना देंगे? 4 रियासत लेनी, कौन कौन सी? धौलपुर, करौली, अलवर, भरत। अलवर भरतपुर के राजा से तो पूछने की आवश्यकता, क्योंकि वहां तो वल्लभ भाई पटेल पहले ही कब्जे किए बैठे हैं। 2 से पूछना, किस किस से? धौलपुर और करौली। तो धौलपुर वालों को क्या बना देंगे? राज प्रमुख। करौली वालों को क्या बना देंगे? 4 आगे, 4 आते का एक राज्य बना दो। अलवर के पास पड़ता था नीम रहना। जब रियासत कोई कुछ नहीं बख्श रहे हैं तो ठिकाने वालों की तो क्या थी? उनको आ जाओ, चुपचाप आ जाओ, इधर इधर बैठ जाओ, कोई बातचीत नहीं है अपने बीच में। तो नीम रहना तो वैसे ही शामिल हो गया अपने आप। अब आया कि ये 5 आ गए, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, ये एक राज्य बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? तो इसका नाम क्या दे? क्या इसका क्या क्या दे? नाम क्या दे? तो के मुंशी अपने संविधान सभा में सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। देख लो आप, हिंदी लिटरेचर की मैगजीन निकाल रहा था यार आदमी उन दिनों में, तो इंटेलिजेंट तो है ही। प्रेमचंद जी का नाम बाद में और मुंशी का नाम पहले है, तो मुंशी कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। तो मुंशी जी से पूछा कि ये एक राज्य बना से राज्य का नाम क्या रखे। तो मुंशी जी ने कहा कि इसकी राजधानी क्या होगी, ये बताओ इस राज्य की। तो कहा राजधानी होगी अलवर। राजधानी क्या बनाएंगे हम?
अलवर को राजधानी बनाएंगे। तो उन्होंने कहा महाभारत में अलवर का नाम है मत्स्य जनपद। क्या नाम है? तो इस राज्य का नाम रख दो मत्स्य जनपद। तो किसी ने कहा साहब तब तो अलवर अकेला था, तब उसका मत्स्य जनपद था, अब तो बाकी और मिला दिए। मिलाने को बोलते हैं संघ। मिलाने क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा, यूनियन। हमने यूनियन, भाई 5 लोग मिलकर संगठन, हमने कहा यूनियन है हमारी, तो यूनियन बन गई, इसलिए नाम रखा गया मत्स्य यूनियन। क्या रखा गया? तो राजस्थान की रियासतों में पहला राज्य जो बनाया गया वो राज्य कौन सा था? ये मत्स्य यूनियन नाम देने वाला कौन है? के.एम. मुंशी। कौन कौन सी रियासत है? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, नीमरा। धौलपुर वालों को क्या लॉलीपॉप है? करौली वालों को, अलवर को क्या कर देंगे? राजधानी। क्या बना देंगे? भरतपुर वालों का ये क्या मतलब, हमारे क्या, तुम्हारे उद्घाटन करेंगे, तुम्हारे क्या करेंगे, इसलिए भरतपुर वालों की क्या किया गया? नीमरान वालों का चौप। बोलना नहीं है तो लिखो। लिखो प्रथम चरण, फर्स्ट फेज है ना। वो तो 1985 की बात है, वो हरदेव जोशी की बात बता रहा था। तेरे दिमाग में तार उल्टे जुड़ गए। मैं जैसे उतार रहा हूं वैसे कैसे उतार लो, बाद में देखेंगे, समझा दूंगा मैं। राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल लिख लेना भाई। उद्घाटन क्या लिख दोगे? इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन किया गया 18 मार्च को। कब किया गया? करने के लिए भारत सरकार के एक मंत्री आए जिनका नाम था एनवी गाडगिल। क्या नाम था? नरहरि विष्णु गाडगिल। बोलो देखे नाम, नरहरि विष्णु। इनको कहा जा और भरतपुर जाके फीता काट के आ। तो गाडगिल किसका फीता काट के गया? मत्स्य संघ का। राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल कर लो, उद्घाटन को इनॉग्रेशन। कौन कौन सी रियासतें हैं बताओ देखे? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और नीमराना। धौलपुर के राजा साहब कौन है? इनको क्या बनाया गया? करौली के राजा कौन है? इनको क्या बनाया गया? अलवर क्या बना दी गई? भरतपुर में क्या किया? कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? नरहरि विष्णु गाड। भारत सरकार के मंत्री थे, एनर्जी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में थी, लेबर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में थी, माइंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी, बड़े मंत्री थे एनवी गाडगिल। तो इनको काफी थे काट के जाओ। अच्छा, कौन सी 2 रियासतें थी जो भारत सरकार के पास पहले से थी? अलवर और अच्छा, एक और सुनो एक बात। अच्छा, अब क्या होता है अपने, एक तो होता है राज्यपाल, एक होता है मुख्यमंत्री। एक तो होता है, एक क्या होता है? पहले राज्यपाल को तो क्या बोलते? मुख्यमंत्री को बोलते प्रधानमंत्री। क्या बोलते? लिखो प्रधानमंत्री। उतार लिया ना इतना? प्राइम मिनिस्टर।
अलवर के एक नेता थे, इनको बनाया गया शोभाराम कुमावत। किनको बनाया गया? शोभाराम कुमावत। क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो एक नेता बड़े नाराज, उन्होंने कहा ये क्या तरीका? भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? और मैं हूं राजस्थान का नेहरू, तो इधर का प्रधानमंत्री मुझे बनाओ। अरे सर चिल करो यार, ऐसे नहीं करते, आपको हम उप प्रधानमंत्री बना देंगे। क्या बना देंगे? तो उप प्रधानमंत्री बनाएंगे जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन बनाएंगे? लिख लो, डिप्टी पीएम। जुगल किशोर चतुर्वेदी डिप्टी पीएम, जुगल किशोर चतुर्वेदी। हाँ, सबको मीठी गोलियां दी। शोभाराम जी को तो क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री किसको बना दिया? जुगल किशोर चतुर्वेदी। देखो अन्य मंत्री, बाकी मंत्री कौन कौन बनाएंगे? अन्य मंत्री, अदर मिनिस्टर्स। बताओ भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। कौन थे? लिखो, मंत्री जी में नाम लिखो, गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। अच्छा बताओ, मैंने करौली वालों में कहा था एक नाम को 2 दिन याद रख लो। चिरंजी लाल शर्मा बताया था। लिखो, मंत्री जी लिखो, चिरंजी लाल शर्मा। बस अब भूल जाना, अब याद मत रखना इनका नाम, इतना याद रखना था। चिरंजी लाल शर्मा। जिनसे चिरंजी नहीं लिखा जा रहा उनका भगवान भला करे। चिरंजी लाल। तो एक अलवर से तो कौन आ गए? सॉरी, भरतपुर से आ गए आपके गोपीलाल यादव। करौली से कौन आ गए? चिरंजी लाल शर्मा। फिर एक इधर से आपके धौलपुर से लिए गए डॉक्टर मंगल सिंह। लिखो, डॉक्टर मंगल सिंह। क्या नाम बताओ देखे? डॉक्टर मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह। फिर एक अलवर से लिए गए, लिखो, मास्टर भोलानाथ। मास्टर साहब थे, भोले थे मेरी तरह एकदम। ला तुम्हें हंसी आ रही, मैं भोला नहीं हूं? लो फिर हंस रहे हो। मास्टर भोलानाथ। अरे भोलानाथ नहीं लिखा जाए? मास्टर भोलानाथ, पूरा नाम यही था। मास्टर थे वो, तो नाम क्या लगाते थे? मास्टर। तो कौन कौन 4 मंत्री हो गए? गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह। राज्य बन गया। इस राज्य की जनसंख्या थी 18 लाख। जनसंख्या कितनी थी? लिखो, जनसंख्या 18 लाख। पॉपुलेशन, राज्य की जनसंख्या कितने से ज्यादा होनी चाहिए? तो कितनी हो गई? 18 लाख। इनकम कितने से ज्यादा होनी चाहिए? इसकी इनकम हो रही थी 1,84,00,000। कितनी हो रही थी? लिख लो, आय 1,84,00,000, 1,84,00,000। 1,84,00,000 कितनी हो रही थी? 1,84,00,000। अच्छा, कौन सी 2 रियासतों पर भारत सरकार पहले कब्जा कर बैठी थी? लिख लो, अलवर तथा भरतपुर रियासतें। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर। भोलानाथ एक आदमी है, ये मंत्री है? अन्य मंत्रियों में मंत्री है। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार पहले ही नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। ये मत्स्य संघ का नामकरण करने वाला कौन थे? केएम। एक लाइन और लिख लो आपने, केएम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय केएम मुंशी। केएम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय केएम मुंशी। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय केएम मुंशी। केएम मुंशी ने मत्स्य संघ का क्या किया था? कल पढ़ेंगे बाकी।